मुझे एक एनालॉजी दिमाग में बैठाना बहुत अच्छा लगता है कोई भी चीज़ काम करने के लिए। तो मैंने ट्रेडिंग को एक, जैसे मैं अगर स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रेडिंग, तो मैं सुबह लॉगिन करके सोचूंगा कि मैं ट्रेडिंग पिट में हूँ। और अगर मैं ट्रेडिंग पिट में हूँ तो जो मेरे ये सारे जो लोग हैं वो मेरा वॉल्यूम है। कौन कितना ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा है वो मेरे को वॉल्यूम के ऊपर जो कैंडल बन रही है वो बताएगा। सो मैंने खुद को 1.5 साल में ऐसे ट्रेन करा है ये देख के कि कैंडल का फ्लक्चुएशन देख के आई शुड बी एबल टू जज द गामा। गामा में गामा वामा कैलकुलेट नहीं करूंगा भाई, वो सब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो सब नहीं करना है। वेलकम बैक दोस्तों। कल हमने इंट्रोडक्शन किया था चेतन का और हमने बताया था कि कैसे चेतन ही इज़ अराउंड 36 और ऑलरेडी अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जोन में वो आ चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत मज़ा आया इनके बारे में जान के और आज और मज़ा आने वाला है क्योंकि ये पूरा सीक्रेट शेयर करने वाले हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे रीच करें। वेलकम बैक। थैंक्स विवेक जी। वैसे हम यहीं थे, कहीं गए नहीं थे। चलिए तो चालू करें। बिल्कुल विवेक जी। स्टूडेंट्स भी बहुत सारे ज्वाइन कर लिए यहाँ पे। बिल्कुल। तो पूरा निकालेंगे आपसे। बिल्कुल। हाँ जितना हो सकता है दे दें। हाँ, सबसे पहले चालू करते हैं। अभी तक आपका परफॉर्मेंस दिखाइए। बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट ना। हाँ, क्योंकि आपका बहुत इच्छा था कि आप दिखाना चाहते हैं। हाँ, तो हम भी बिल्कुल, देखना चाहते हैं। बिल्कुल दिखाना चाहते हैं। और हाँ। नहीं तो लोग गाली देंगे ना ट्विटर पे कि यार ये तो मतलब फ्रॉड आदमी है। हाँ, इतना सीरियसली मत लिया कीजिए ट्विटर वालों को। ठीक है। सो मैंने जैसे कल बताया कि फर्स्ट मैंने रियल एस्टेट से चालू किया है एंड उसके बाद में ये किया है। सो दिस इज माय रियल एस्टेट पोर्टफोलियो। आई हैव फुल इक्विटी इन इट, नो बैंक्स। ओह वाओ। ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव मैनेज्ड टू मेक। अमेजिंग। एंड उसके मैंने इंडेक्स कॉपीज लगाए हैं जस्ट इन केस एनीबडी वांट्स टू। नो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू शो कि एटलीस्ट पता चलेगा कि पॉसिबल है, इसके लिए मैंने लगाया है। बराबर है। एंड अभी हम जाते हैं। तो ये आपने कैसे बिल्ड किया? ये जो आप बाहर जॉब कर रहे थे, हाँ, आप और आपकी वाइफ दोनों हाँ, जॉब कर रहे थे? दोनों जॉब कर रहे थे। तो स्टार्ट तब से नहीं हुआ है। स्टार्ट तो हम लोग बाहर गए उसके 3 साल पहले से ही हो गई थी। तो वो भी एक जो फ्रेमवर्क है, जब अपन स्टार्ट करते हैं तो हाउ वी शुड लुक एट रियल एस्टेट टू स्टार्ट विथ, वो भी एक फ्रेमवर्क, एक छोटा फ्रेमवर्क डिस्कस करेंगे। बहुत जरूरी है बिकॉज मैं देखता हूँ कई यूट्यूबर जो वीडियो बनाते हैं ना कि घर क्यों लेना है, घर लेना है, ये करना है, वो करना है। आज आप क्लैरिटी दीजिएगा, घर लेना है कि नहीं लेना है। आई डू नॉट subscribe to that idea. No, I do not subscribe to that idea कि real estate investment is a बेवकूफ़ी वाला investment. Okay. I do not subscribe to that idea क्योंकि मैंने स्टार्ट ही वहीं से किया, उसके बाद में हो जाता है। एंड वाई वो भी देखेंगे हम लोग। चलिए। तो रियल एस्टेट होने के बाद में वी मूव्ड ऑन टू इन्वेस्टमेंट। तो we'll just open it. So this is a family account, my and my wife's account. So invested is what 1.64 and it has now turned out to be 3.51. ये कैश मार्केट है? हाँ, ये कैश मार्केट का है पूरा। ओके, ठीक है। सो तो रियल एस्टेट इज इक्वल टू नाउ पोर्टफोलियो। सो हाफ ऑफ द नेटवर्थ इज इन रियल एस्टेट एंड हाफ ऑफ द नेटवर्थ इज इन इक्विटी। ओके। अदर देन द स्मॉल एफडीज एंड एफडीज वो सब नहीं पकड़ेंगे हम, बट एटलीस्ट मोटा मोटी इतना है। ऐसा है। So and you don't trade derivatives? I trade derivatives, so let's do that. Okay, so that is going to be important. So I started derivatives trading 1.5 years before, जैसा मैंने आपको बताया था। सीखना चालू किया था 1 लॉट से 2 लॉट से, but now I trade a sizable quantity by pledging this. सारा शेयर प्लेस कर रखा है? नहीं, सारा तो प्लेज कर ही नहीं सकता क्योंकि कुछ मेरा एक जो मल्टीबैगर है दैट इज अ SME इमर्ज प्लेटफॉर्म का। अच्छा। सो दैट इज अ SME इमर्ज प्लेटफॉर्म, यू कैन नॉट प्लेज दैट। तो आप उसको प्लेज ही नहीं कर सकते। सो थोड़ा बहुत जितना प्लेज करके मिलता है कुछ उतना कैपिटल में यूज करता हूँ। ओके। तो व्हाट्स द कोलैटरल अभी FNO में 1.8 CR जैसा यूज। और वो आप एक्टिवली यूज करते हैं? एक्टिवली यूज करता हूँ। ओह दैट्स इंटरेस्टिंग। एंड मेनली टुवर्ड्स एक्सपायरीज। एक्सपायरी ट्रेड? हाँ, एक्सपायरी ट्रेडर। एंड आई स्टार्टेड ऑप्शन ट्रेडिंग एट द वर्स्ट पॉसिबल टाइम आफ्टर कोविड, September 21। उसके बाद से मतलब जब मेन पैसा बना उसके पहले ही बना है। उसके पहले बना? तभी विक्स जो था अच्छा था। हाँ वो ठीक है, बट अभी के मुकाबले तो वो भी ठीक ही था September 20। हाँ, अभी के मुकाबले वाला अभी भी पैसा बन रहा है। हाँ, पैसा बनता है। ये भी चर्चा करेंगे कि लो विक्स में पैसा कम बनता है क्या, हाई विक्स में पैसा ज़्यादा? बिल्कुल पैसा सब टाइम बनता है। हाई विक्स में भी बनेगा, लो विक्स में भी बनेगा। किधर घुसना है वो पता होना चाहिए। तो दिस इज द
पोर्टफोलियो, द कैश पोर्टफोलियो, अभी हम लोग ये भी देखते हैं इसका ये अकाउंट मैंने जीरोधा का चालू किया था ट्रेडिंग के लिए इन मार्च, मई में लास्ट मई में चालू किया था। सो अगर आप मई से लेके जून 30 तक का देखेंगे तो देखिए आप यहाँ पे ये टाइम पे मैं ना यूके में था इस टाइम पे। सो आई यूज्ड टू वेक अप अराउंड 3 AM इन द मॉर्निंग टू ट्रेड, तो यू ओनली ट्रेड 2 एक्सपायरीज। सो अराउंड आई मेड 41 lakhs इन वन सवा साल में जितना है, स्टार्टिंग विद 1 lot वगैरह, and just by pledging your shares, just by pledging my shares. So I'm hoping कि over the period of time 1-2 सालों में this should be quite substantial, क्योंकि एक्सपीरियंस आ गया होगा। श्योर। मैं एक डिस्क्लेमर देता हूँ अभी, बिकॉज हमारा जो हम लोग सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी है, तो सेबी के बहुत डिस्क्लेमर्स है, तो मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ। दिस इज़ हिज ओन अकाउंट, ओन ट्रेडिंग, दिस इज़ नॉट सिंबॉलिक। आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप लाखों कमाएंगे, करोड़ों कमाएंगे, हो सकता है आप कुछ भी नहीं कमाएं, हो सकता है आप माइनस करें। बिल्कुल क्लैरिटी कर देता हूँ, तो हमारा कोई इसमें दायित्व नहीं है कि अगर आप कुछ भी करेंगे, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने कुछ बोलना है इस पर? नहीं, आपके बिहाफ में मैंने बोल दिया, क्योंकि हमारा जिम्मेदारी है, हम सेबी रेगुलेटेड है, तो हमको ये सारी बात करनी पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, आप सही जा रहे हैं। आई डोंट हैव एनी मॉनिटरी एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, मैं किसी का पैसा मैनेज नहीं करता हूँ। मेरी वाइफ सिर्फ मेरी क्लाइंट है और कोई मेरा क्लाइंट है नहीं। सो दिस इज माय ओन मनी, आई ट्रेड विद एंड इन्वेस्ट। बस ये चलो क्लैरिटी हो गया, ठीक है। वैसे एक जन है यहाँ पर जो अपना फैमिली बिजनेस रन करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है डिस्कशन, है ना? सो अभी हम लोगों ने ये देखा पोर्टफोलियो होल्डिंग्स जो देखेंगे, तो दिस इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। दिखाइए। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ मल्टी बैगर्स दिखाना चाहूँगा। आप ये जो देख रहे हैं, और ये अभी जो दिखाऊंगा मैं, अभी लेना है नहीं लेना है वो तो हम डिस्क्लेमर दे चुके हैं कि इट इज़ डोंट डू दैट, ठीक है। सो इट इज़ अराउंड 22 का प्राइसिंग है, टुडे इट इज़ 70। ये एसएमई स्टॉक है? एसएमई स्टॉक है। क्या नाम है इसका? कैडसिस इंडिया लिमिटेड करके एक है। सो वो भी क्यों सिलेक्ट किया, उसका भी एक फ्रेमवर्क है, वो विल डिस्कस लेटर, बट एज इट स्टैंड्स राइट नाउ जो दिखा रहा है वो बाइंग एवरेज है एंड सेलिंग इज दिस मच, सो इट इज 3x। नाइस। ओके, तो वो कहते हैं ना कि बस एक अच्छा ट्रेड चाहिए, एक अच्छा स्टॉक चाहिए which can actually change your fortune. if someday I get to meet Mr. रमेश दमानी जी जो आप बात करते हैं ना, I would like to thank him so much. उनकी जो एक बात थी कि if you have conviction, back up the truck. तो इस we as a family we own 1.3% of this company now. Oh, nice. So that is the kind of investment I could make just because of his ये एक टीचिंग जो बोलते हैं कि हाँ अगर आपको कन्विक्शन है तो यू बैक अप द ट्रक। करेक्ट। तो इसका केस स्टडी ले लेंगे, ऑल्दो इसको अभी रिकमेंड हम लोग नहीं कर रहे, हाँ, बट इसका केस स्टडी ले लेंगे कि क्यों ये मल्टी बैगर में आपने पैसा बढ़ाया, स्टेक बढ़ाया, और क्यों ये सही हो गया आपके लिए। मैंने बनाया उसका केस स्टडी। अरे वाह, क्या बात है। तो मैंने ये अभी आप इसमें देख रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ 1.3%, उस पर मत जाइए। हाँ, ये मैंने इसका खोला है स्क्रीनर में। हाँ, ये देखिए, ये है। अरे वाह, क्या 1.3%, 1% से करना चालू किया है पब्लिक शेयर होल्डिंग्स में। ये नाम देख लीजिए, ये नाम देख लीजिए, ठीक है। सही है, सही है, सही है। इतना वेरीफाई मत कीजिए, सही है। फिर द सेकंड जो था दिस सुबेक्स लिमिटेड। सो आई हैड 500,000 शेयर ऑफ, आई बॉट 500,000 शेयर ऑफ दिस एट, स्टार्टिंग मैंने किया था 3 रुपए से। ओके। आई स्टार्टेड एडिंग ऑन टू माई पोर्टफोलियो टू रीच दिस, एंड फिर वो भी ऑलमोस्ट 3-4 टाइम्स हो जाएगा। इनफैक्ट ये अभी आपको 29 दिख रहा है, इट वेंट अप टू 72। बहुत गया था ये, अभी गिर गया ना। 72 गया था, एंड देन बट मैंने स्टिल होल्ड किया बिकॉज आई हैव गुड कन्विक्शन ऑन टू दैट बिजनेस। तो आपने ऊपर नहीं बेचा? नहीं बेचा। ओके। तो आप ऐड नहीं करेंगे अभी? नहीं, अभी ऐड नहीं करूंगा, क्योंकि अभी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रहा कुछ। 3 रुपए में लिया है मैंने, और अभी ऐड करके कोई पॉइंट नहीं है। कोई पॉइंट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज अबाउट द पोर्टफोलियो। सो अभी चलिए, अब हमको सिखाइए, हमको भी करना है काम। आप आईटीसी देखेंगे, आईटीसी वाज एक्चुअली अ डिविडेंड इन्वेस्टमेंट जो किया था, बट वो फॉर्चुनेटली डबल हो गया। वो सबके साथ हो गया इंडिया में। मुत्तू सर की जय। हाँ, मतलब अगर आप देखते हैं, अगर आप सर ने पैसा कमाई के लिए सबको दिया इंडिया में। मतलब अगर आईटीसी वो भी एक है, और अगर आप आईटीसी देखते तभी तो उसमें इतना क्लियर था
कि देयर इज सो मच ऑफ वैल्यू इन इट. 8% डिविडेंड यील्ड पे आपको ITC मिल रहा है, मतलब यू हैव टू अरे एड इट. पोस्ट फैक्टो सब क्लियर लगता है. तो दैट इज हाउ इट इज. सो इट इज पॉसिबल. अभी ये एक जो हमारा मेन डिस्कशन पॉइंट था कि हम लोग एक रोड मैप देखेंगे कि कैसे वर्कआउट होता है. सो द रोड मैप टू फाइनेंशियल फ्रीडम विल स्टार्ट विथ योर जॉब. ठीक है. तो अभी जैसे कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं ट्विटर पे या यूट्यूब पे देखते हैं कि 9 to 5 डज नॉट मेक एनी सेंस. ओके, इन माई सेंस दैट इज़ वेरी रबिश एडवाइस. ओके, सो बिकॉज फॉर एनी कॉमन पर्सन हु इज स्टार्टिंग आउट, आपके पास कोई बैकग्राउंड है ही नहीं ना. हम आपको बैकग्राउंड कहाँ से मिलेगा जब आप जॉब करेंगे, राइट? सो देयर कैन बी समबडी हु हैज़ अ बिजनेस जो कर सकते हैं, बट फॉर मेजॉरिटी ऑफ अस दैट इज व्हाट इट इज़. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ जॉब. सो यू हैव टू सी, मतलब आपको जो देखना है, आपका फाइनेंशियल फ्रीडम का जो रोड मैप आप लोगों को देखना है, दैट इज गोइंग टू बी कि स्टार्टिंग विथ योर जॉब, ट्रीट इट एज अ लॉन्च पैड एंड देन मूव, क्रिएट डिफरेंट लॉन्च पैड्स विच यू कैन डू. ये टर्मिनोलॉजी ऐसा मैंने एक बनाया, सो इट बिकम्स सेट इन योर माइंड. ठीक है. तो मतलब तो जॉब को आप ऐसा देखिए ही मत कि ये बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब जो बोलते हैं जॉब में मुझे इरिटेट होता है, बॉस ऐसा बोलता है, इट इज़ नॉट कोई इरिटेट का. सब जगह पे सबको इरिटेट होता है. हम लोग उसको कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमको पैसा बनाना है, राइट? तो हमने उसको रिएक्ट ठीक से करना है एंड वी हैव टू ट्रीट जॉब एज अ लॉन्च पैड टू क्रिएट एनीथिंग एल्स. ठीक है. अभी बेस्ड अपॉन द जॉब आप जॉब स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में देयर आर फ्यू वेरी प्रूवन माउंटेन्स, मनी माउंटेन्स जिसको बोलते हैं, कि जहाँ से आपको फ्रीडम आ सकता है पैसे का. तो अभी ये भी रॉबर्ट कियोसाकी के बुक में है, लिखा हुआ है, जो रिच डैड पुअर डैड में. देयर आर मनी माउंटेन्स व्हिच यू कैन एक्सप्लोर टू गेट मोर मनी. मतलब अभी इसमें से अगर आप, मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ ना, कुछ भी ओरिजिनल नहीं है. ठीक है. सब कुछ यहाँ कहीं से उठा के ही सीखते हैं हम लोग. तो ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं नहीं रेफरेंस छूट जाए तो आपको कहीं बाद में दिखे तो बोलना मत मुझे कि ये ओरिजिनल, कहीं ना कहीं से उठाया ही होगा मैंने कभी तो पढ़ा. एग्जैक्टली नहीं. और वो सेइंग भी है ना विवेक जी, कि इफ आई हैव ग्रोन आई हैव सीन ओवर द शोल्डर ऑफ जायंट्स. न्यूटन ने बोला था. सो यू डोंट नो दैट. आपको मतलब देखना ही है. सो एक जॉब रखते हुए आपका एक लॉन्च पैड हो सकता है रियल इस्टेट, आपका एक हो सकता है पेपर मनी. पेपर मनी मतलब जो इन्वेस्टिंग जो हम बात करते हैं. एक होता है इंटरनेट. इंटरनेट के एडवांटेज से देयर इज लाइक सो मच टू डू, मतलब कितना कुछ कर सकते हैं. तो और जॉब. सो दीज आर 4 थिंग्स दैट यू कैन मेक मनी एंड क्रिएट योर फ्रीडम. एक से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं. अभी वाई टू कीप योर जॉब, बोलेंगे कि हम तो भाई ये जॉब छोड़ के बाकी सब भी कर सकते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है. कीपिंग ए जॉब मेक्स सेंस बिकॉज इट मेक्स यू एंटी फ्रजाइल. जो तलेब जी का ये है, इट मेक्स यू एंटी फ्रजाइल. लाइक अगर if there's something goes wrong, then it should not impact you in a negative way. You should thrive out of it. That is what anti fragility का concept है. तो अगर आपके पास जॉब रहेगा, आप कोई चीज़ में अगर फेल हो जाते हैं, you can always come back. कोई स्टॉक अगर 100% 190% गिर जाता है, तो वापस उधर जाने को it has to go 110%. तो वैसे ही अगर आप कुछ जॉब रख के कुछ और कर रहे हैं, वो फेल होता है, you are not coming back to zero. So starting again, you still have a base. इसके लिए जॉब इज गोइंग टू बी द स्टार्टिंग फेज. सो यू डोंट एग्री टू दिस कांसेप्ट फेज ऑफ नौकरी से आज़ादी बेसिकली? नो. टिल द टाइम यू आर इन अ सिचुएशन जब आप बोल सकते हैं कि ये नहीं रहा तो भी चलेगा. एज इट स्टैंड्स टुडे आई कैन डू दैट. बट व्हाट सेंस वुड इट मेक? यू आर नॉट अ यूट्यूबर, यू आर नॉट अ गुड यूट्यूबर. डोंट रिकॉर्ड यूट्यूब वीडियोस. नहीं करना भी, because you have to use those phases to get famous there. I hope this makes some difference. So ये एक है कि यूज योर जॉब एज अ लॉन्च पैड. अभी वाई लॉन्च पैड्स, मतलब आपको अगर बड़ा पैसा बनाना है तो आपको रिस्क टेकिंग आपको इंक्रीज करना पड़ेगा. सो हाउ आर यू गोइंग टू इंक्रीज योर रिस्क टेकिंग इन योर लाइफ इन अ वेरी फेज्ड मैनर, है ना? जैसे जैसे आपका एडिशनल स्ट्रीम ऑफ इनकम बनते जाएगा, वैसे वैसे आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ेगा. सो योर फ्रेमवर्क हैज टू बी सच, स्टार्टिंग विद अ जॉब टू क्रिएट अनदर स्ट्रीम ऑफ इनकम which you can leverage to take more risk. Okay. So ऐसे करते करते this can be worked out. So my first launchpad was some businesses which did not work out. But हाँ, उसके बाद में real estate, उसके बाद में real estate plus investing plus trading. Okay. Fair point. So this is what it is. These are some things which I had written कि हाँ आप how can you come across the first launchpad. You can explore your passions. You can try and monetize them. हज़ारों चीज़ें हैं. मतलब आप ट्विटर पे ऑडियंस बिल्ड करके भी कुछ बेच सकते हो.
आप गेट अ फ्रीलांसर पे जाइए, वहाँ पे हज़ारों जॉब्स हैं आपके पास अवेलेबल। देयर यू टेक अप अ जॉब इन आउटसाइड कंट्री, मतलब करने के लिए आपको सेकंड लॉन्च पैड बनाने के लिए अभी के जनरेशन में या अभी के एनवायरनमेंट में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स टू डू। इनफैक्ट मैंने एक अभी कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो आलसी हैं, हाँ। जो सोते हैं, उनके लिए भी अभी जॉब है। वो एक स्टडीज वो वाला। नहीं, वो कॉलोन या कोई मैट्रेस कंपनी है ना, ओके। they were looking for people who can sleep Oh. for 12 hours, 30 वाह। hours, and they wanted to test their colons. No, seriously, I'm not kidding. तो काम करने वाले काम है, ढूंढना पड़ेगा, मेहनत हाँ, करना पड़ेगा। मतलब पैसा तो बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो इट इज़ सेम वे कि आप एक पैशन ढूंढिए, उसको मोनेटाइज कीजिए, यूज इट एज अ लॉन्च पैड, उसको दूसरा बनाइए, तीसरा बनाइए, चौथा बनाइए, फ्रीडम आ जाएगा आपको। इसमें आलसी नहीं बनना है, दैट इज़ द ओनली थिंग। 18-20 साल काम करना पड़ेगा। We'll run through this quick. Yep. What are the traits of financially free? मतलब what are some traits that आपको पहले बिलीव रखना पड़ेगा कि पैसा अच्छा है। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि हमको पास डाउन होता है बहुत सारी जगह, पैसा अच्छा होता है, कोई गलत नहीं है उसमें। यू स्टार्ट अर्ली, डोंट वेस्ट योर 20s एंड 30s। अगर वो वेस्ट कर दिया तो वो जो कंपाउंडिंग फेज होता है ना, वो बहुत एक्सटेंड हो जाएगा। सो इफ डोंट वेस्ट योर 20s एंड 30s। 20s इज अ टाइम, ऐसा नहीं है कि आपको यही नहीं करना है, कुछ मज़ा ही नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आई हैव बीन टू 20 और कंट्रीज फॉर हैविंग लोकेशन बिकॉज दैट इज़ माई पैशन। तो अगर हम एक दो चीज़ें ले लो बस आपके पैशन की, वर्क जस्ट स्पेंड योर मनी एज अ रिक्रिएशन मनी, उसमें करो। 1000 चीज़ें, आईफोन भी लेना है, घूमना भी है, ये भी करना है, ऐसा नहीं करना है। आई यूज्ड टू से 70% ऑफ माई मनी when I was in 20s. 70%? 70% I used to save. Me and my wife both. So But this is after all family expenditures. हाँ, तभी तो दोनों ही थे ना। तो दोनों को जॉब करना पड़ेगा। हाँ, दोनों भी जॉब। हाँ, मतलब देखो, दोनों को जॉब करके 7 करोड़ बन गया, एक जॉब करके 3 करोड़ तो बनेगा। ये भी एक रिक्विजिशन है ना कि मैरी अ वुमन हु एग्जैक्टली। सो आप देखेंगे, मैंने वो लिखा है ना, स्पाउस बेस्ट एंड सेफेस्ट वे टू इंक्रीज योर इनकम। ओके ओके। नहीं, एंड इट इज नॉट रियली फनी, इट रियली मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज अलॉन्ग विथ मनी आपका रिलेशनशिप भी उतना ही ग्रो हो रहा है। सो इट इज बोथ वेज, सही है ना। एंड यू हैव स्लॉथ एंड हार्ड वर्क। आप किसी को भी देख लीजिए, बहुत कोई भी सक्सेसफुल बंदा ऐसा नहीं है जो हार्ड वर्क नहीं करता है। विवेक जी देख लीजिए, उतना आपके उन्होंने बताया मुझे, वो लोग ज़्यादा करता है। एंड देन यू हैव टू बी ओपन टू क्रिटिसिज्म। मतलब अगर आपको कोई बोल रहा है आप बेवकूफ़ हो, तो हाँ ठीक है, हो सकता हूँ बेवकूफ़, क्यों बेवकूफ़ हो वो पता कर लो, एंड देन यू थिंक अबाउट इट कि सच में बेवकूफ़ हूँ ही नहीं हूँ, ठीक है। एंड यू हैव टू एक्नॉलेज लक एंड द वर्ल्ड इज़ अनफेयर। ये चीज़ें मान लो। वाओ, दिस इज, आई लव दिस वन। यू एक्नॉलेज लक एंड द वर्ल्ड इज गोइंग टू बी अनफेयर, यू हैव टू डील विद इट। उसको सर्कमवेंट करना है आपको। एक्शन बिगेट्स अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी बिगेट्स लक, लक लीड्स टू सक्सेस, है ना। तो अभी जैसे मैंने बोला कि जॉब के साथ आप क्या कर पाओगे, और तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स यू कैन डू। यू कैन स्विच जॉब्स, देयर आर सो मेनी जॉब। अभी जो आईटी के बूम में आया था, यू वर टू अर्न 3x 4x आपके स्विच करके। मेरे को पता है, एज अ बिजनेसमैन सो पेनफुल इट वाज दैट So- आईटी जॉब्स। See, the financial freedom is what I did not feel like switching my job. That is what I consider financial freedom now, even in that stage. नाइस। Okay, so आप ऑनलाइन बिजनेस मैंने बताया था अभी इंट्रोडक्शन में, वैसे there are thousands of ways to earn, and along with doing all this you have to not skimp on books, podcasts. इस पे पैसा खर्चा करो, पढ़ो सब चीज़ों से, it will help. Is it? चाहिए, गुड। ठीक है, so this आई is- थिंक मोटा मोटी आपने वो क्रिटिकल बुक्स है ना, वो थिंक रिच, थिंक डैडी, वो सारी लिस्ट दे दूंगा वो मैं। सारा आपने यहाँ पर समराइज ही कर दिया है 3-4 स्लाइड में। Yes. थैंक यू। So this is about it. अभी रियल एस्टेट का मुझे थोड़ा और बताना, सॉरी मैं इंटरप्ट कर दिया बीच में। आई एम वेरी क्यूरियस टू आस्क यू, ये 6 घर क्यों ले रखा है? रेंटल इनकम के लिए, सब रेंट पे लगा हुआ है? सब रेंट पे लगा हुआ है। कितना यील्ड आता है? अभी यील्ड आप कैलकुलेट कैसे करते हो उस पर डिपेंड करता हूँ। जो द फर्स्ट अच्छा। प्रॉपर्टी आप आपके पे कॉस्ट करना प्राइस पे चाहिए। करना है। हाँ। तो मेरे लिए तो कॉस्ट प्राइस पे है ना, हाँ। मैं आज के इस पे क्यों करूँगा, क्योंकि जनरली बट ओवरऑल अभी जो मेरा कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्विजिशन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्विजिशन पे आई एम हैविंग 8 to 9% यील्ड, अच्छा, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर रियल इस्टेट। ओके। फॉर द इनिशियल हाउसेज जो मैंने खरीदे हैं, जो 2 घर पहले खरीदे थे स्टार्टिंग ऑफ द इसमें फेज में, उनके तो वो तो फ्री हो चुका है, रेंट पे ही फ्री हो चुका है। तो वो एक छोटा फ्रेमवर्क हम देखेंगे ओके ओके। कि हाउ इट वर्क्स आउट एंड व्हाई इट वर्क्स आउट।
एक छोटा फ्रेमवर्क है, वो देखेंगे। सो जैसे आपने बोला रियल एस्टेट आपने इन्वेस्ट कर रखा है, बट डोंट यू थिंक रियल एस्टेट हटा के आप निफ्टी बीज में ही पैसा डाल दो एंड उसको प्लेज करके यू कैन जनरेट 10% एडिशनल रिटर्न, मोर लिक्विड एंड ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, रियल एस्टेट से ज़्यादा पैसा उसमें मिल जाएगा, ऐसा नहीं लगता है आपको? बात सही बोल रहे हो आप। सी देयर इज़ वन वे टू लुक एट इट। अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी स्टार्ट कर रहे हो या आप एक जॉब स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपकी जो भी सैलरी है 20,000 25,000 जो भी है, बेसिक समझता हूँ मैं। अगर आपको निफ्टी बीज में वो लगाना है एट द स्टार्ट ऑफ योर करियर, आप कितना लगा पाओगे? 20,000 लगा पाओगे। बट आपको अगर रियल इस्टेट खरीदना है, व्हाट इज द लेवरेज यू आर गेटिंग एंड द अप्रिसिएशन दैट यू विल गेट ऑन अ प्रॉपर्टी, जो फ्रेमवर्क बताऊंगा बाद में, अलॉन्ग विद द लिवरेज फ्रॉम द बैंक एंड योर ओन मनी, यू आर गेटिंग ऑन अ बिगर बेस अप्रिसिएशन। और निफ्टी 20 का आपका जो अप्रिसिएशन होने वाला है वो आपका स्मॉल बेस पे होगा। So people actually don't understand this concept of leverage in real estate. Actually, what you asked, मेरे माइंड में भी यही आया था कि 5 घर 6 घर क्यों, बट चलो अब आपने ले लिया, अब तो लिवरेज है नहीं, अब तो वो एसेट है, ब्लॉक हो रखा है। हाँ, अब तो लेवरेज है नहीं, तो अब आप बेच के उसको स्टॉक मार्केट में ला सकते हो। क्योंकि वो जो बोलते हैं ना कि जो लॉन्च पैड वाला कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि आई वांट टू हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम, और मुझे रिस्क टेकिंग बढ़ाना है मेरा। सो इफ़ यू हैव बीन सीइंग स्टैटिस्टिकली, आपका अगर स्टॉक मार्केट में मैं डालूँ, सो निफ्टी बीज इज़ वन ऑप्शन। निफ्टी बीज कैन सिंक अराउंड 25-30%। रियल इस्टेट के प्राइसेस सिंक इतने नहीं होते हैं। सो मेरे पास एक रिस्क डाइवर्सिफाइड एसेट है जो मैं हमेशा बैंक अपॉन कर सकता हूँ कि इतना तो मेरे को आने ही वाला है। बट निफ्टी बीज में डू आई हैव कैश फ्लो? I will not have cash flow, right? Nifty 20 में. So the basic thing of getting financially free is you should be having cash flow coming in without working for it. Nifty 20 में मुझे बेचना पड़ेगा निफ्टी 20 के यूनिट, रेंट में मुझे बेचना नहीं है, मैं कैश फ्लो में आने ही वाला है मेरे पास। और आपकी साइकोलॉजी भी उसमें आएगी, आप बेचोगे नहीं। रियल एस्टेट बेचना आसान नहीं है, तो वो कैश फ्लो को आप कभी हैम्पर नहीं करोगे फाइनेंशियल फ्री करने के लिए। निफ्टी 20 आप बेचोगे, बढ़ गया 20% बेचोगे ही बेचोगे। एब्सोल्युटली। एक्चुअली एक बायसनेस है हम लोग सबके माइंड में कि निफ्टी तो गिरेगा ही नहीं, और लास्ट 3-4 साल से वो बायसनेस और स्ट्रांगली डीपली एम्बेडेड हो गया, तो गिरेगा ही नहीं, तो गिरेगा ही नहीं, बिकॉज गिरा ही नहीं। बट दे मे बी डे, कुछ भी कंटिजेंसी हो गया, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, नेक्स्ट डे निफ्टी 10% गिर गया, उस समय आप साइकोलॉजी को कैसे हैंडल करोगे? मतलब रियल एस्टेट रहेगा तब तो आपको टेंशन नहीं है, मेरा तो रेंटल है, मेरा घर चल रहा है उससे। आई एम एक्चुअली फेवरिंग यू। नहीं, मतलब मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि अभी जैसे मैंने बताया, आपका इंक्रीमेंटल रिस्क टेकिंग कब बढ़ेगा? आप निफ्टी बीज में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, मेरे पास क्योंकि रियल इस्टेट का कैपेबिलिटी है कि आई नो आई एम गोइंग टू हैव द कैश फ्लो, मैं रिस्कियर एसेट में इन्वेस्ट करूँगा। मुझे मल्टी बैगर क्यों मिले? बिकॉज आई हैड अ स्टेबल थिंग। मैं निफ्टी बीज में इन्वेस्ट नहीं करूँगा, आई विल फाइंड आउट समथिंग विच इज गोइंग टू गिव मी मल्टी बैगर रिटर्न्स बेस्ड अपॉन द कैश फ्लो आई हैव फ्रॉम रियल एस्टेट, इफ दैट मेक्स सेंस। गॉट योर पॉइंट। बट अब वो 5 घर लेना है, 6 घर लेना है, 4 लेना है, वो सबका खुद का इंडिविजुअल है। वो इंडिविजुअल भी नहीं है। आपका एक्सपेंस क्या है? अच्छा, वो जो आपका एक्सपेंस है उसको आपने मेरा मंथली के साथ में उसने अपने उसको टैग कर दिया है कि मेरा मंथली एक्सपेंस, मेरा घर का एक्सपेंस जो है मेरा रेंटल यूनिट से निकल जाएगा। दैट्स इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी यूनिक पर्सपेक्टिव एक्चुअली। सो एंड दैट हैज वर्कड, मतलब वर्क करता है मेरे हिसाब से, इट वर्क्स। सो अभी वी कैन कंटिन्यू। हाँ, तो अभी जैसे है कि अभी हम लोगों ने ये सब देख लिया, ये सब ज्ञानबाजी हो गई, बट एक्चुअली विल लुक एट व्हाट इज़ द फ्रेमवर्क। चलिए, ठीक है ना। सो अभी इसमें फ्रेमवर्क जाने से पहले एकदम क्विक क्वेश्चन विवेक जी पूछना चाहूँगा मैं आपको। एक बैट है और एक बॉल है, बैट और बॉल की कीमत दोनों की मिला के है 110 रुपया। बैट जो है वो बॉल से 100 रुपया महंगा है, बॉल कितने का हुआ? अरे यार ये सब मेरे को क्यों फंसा रहे हो? बोलो ना, सिंपल है। बोलो ना, बोलो। अरे 110 में 100 रुपया महंगा है। हाँ, तो बॉल से, हाँ, बॉल कितना हुआ? 10 रुपया बोले। 10 रुपया तो नहीं होगा यार। हाँ, 10 रुपया बोले ना। सो इतना सिंपल आंसर होगा? एग्जैक्टली। इतना क्यों सिंपल आंसर नहीं होगा? ये जो सेंटेंस आपने बोला ना, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू डिफाइन योर इन्वेस्टिंग बायसेस। किसी ने तो भी 10 बोला ना, हाँ 5 रुपया होना चाहिए, आंसर इज 5 रुपीज। बट आप लोग जब इक्विटी इन्वेस्टिंग करेंगे या कुछ भी करते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव जो आता है ना, वो हमारा
थिंकिंग आता है, इवोल्यूशन से हमने इतनी चीज़ें गलत ये की है ना कि मतलब गलत नहीं बोल सकते, इट इज़ हाउ नेचर हैज़ मेड अस, कि हमारे दिमाग में बहुत सारे बायसेस हैं कि हम गलत चीज़ें करते हैं, तो उसको बोलते हैं सेकंड लेवल थिंकिंग। तो अगर फर्स्ट लेवल थिंकिंग में क्या बोलता हूँ, जिसको एक डैनियल kahneman की बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, उसमें वो बताते हैं कि एक ह्यूमन माइंड जो है इट वर्क्स ऑन 2 लेवल्स, इट इज़ मतलब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग और रिफ्लेक्सिव थिंकिंग। सो रिफ्लेक्सिव थिंकिंग से अगर आप सोचेंगे तो आपका आंसर आएगा 10 रुपया इमीडिएटली, मतलब हमारा ब्रेन शॉर्टकट मारता है, यहाँ 10 रुपया हो गया, 10 रुपया इसका आंसर। बट रिफ्लेक्टिंग ब्रेन जैसे आप, अरे इतना गलत तो नहीं हो सकता, इतना ईजी तो नहीं हो सकता, दैट मीन्स आपने आपको ट्रेन कर लिया है खुद को कि आप आपके रिफ्लेक्टिव ब्रेन से सोचना चालू करते हो, वेयर स्टेक्स आर हाई। जैसे इन्वेस्टिंग हो गया या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आपका है लाइफ में, तो आप सेकंड लेवल ऑफ थिंकिंग से सोचना चालू करते हैं, तब आपको पता चलता है आंसर 5 है, 10 नहीं। सो ऐसी चीज़ों, तो ये सारी जो चीज़ें हम करते हैं ना, इसमें ऐसे बहुत सारे मेंटल मॉडल्स आते हैं कि हम लोग गलत डिसीजन लेते हैं इन्वेस्टिंग में। बाकी ROE ROC ये सब तो बहुत बात की बात है, अगर हम लोगों को पता चल गया ना क्या नहीं करना है तो हमारा आधा काम तो वही हो गया। जैसे कि कुछ मेंटल मॉडल्स मैंने लिखे। मेंटल मॉडल इज बेसिकली आपके दिमाग में एक टूल होता है जिससे कि आप ये करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो जैसे एसोसिएशन टेंडेंसी हो गया, कोई किसी ने आपको पहले कभी बताया होगा कि हाँ ये स्टॉक वर्क करता है, तो आप एसोसिएट कर लेते हो आपके दिमाग में, हाँ ये बंदा जो बोलता है सही होता है, बट हर टाइम ऐसा नहीं होगा। तो दैट इज समहाउ अबाउट इट। जैसे एंकरिंग इफेक्ट होता है, मतलब एक स्टॉक अगर आप देख रहे हो 100 रुपए पे है, अगर वो आ गया 20 रुपए, तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि हाँ सस्ता हो गया, ये 100 रुपए का था, और ये एकदम बेसिक नेचर नहीं बनाया है हमको ऐसे। तो हमको ये सारे बायसेस समझने हैं कि 100 रुपए का 20 रुपए पे आ गया, मतलब देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड इट कि वो 20 रुपया क्यों हुआ है। तो वो हमको सोचना है। सोशल प्रूफ, मतलब सब ले रहे हैं तो मैं लूंगा, मतलब बिकॉज आई वांट टू बी सोशली एक्सेप्टेड। सो दीज आर सम मेंटल मॉडल्स कि अगर मैंने एक कोई स्टॉक ले लिया है, वो स्टॉक पे मैं बहुत सारा स्टडी करता हूँ और बोलता हूँ कि नहीं अभी बहुत सारा स्टडी कर लिया, 2-3 दिन स्टडी कर लिया, तो मैंने उसमें इतना एफर्ट डाला है कि अपना जो ह्यूमन माइंड है वो यही सोचेगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें निकालेगा कि जो हमारे थीसिस को सपोर्ट करती है, और हमारा एक संकन कॉस्ट है उसमें। तो वो सारी चीज़ें तो हम लोग बोलेंगे कि नहीं यही सही है, इवन दो गलत भी हो सकता है। सो ये सारी जो मेंटल मॉडल्स हैं, इसके लिए बहुत सारे, एक चार्ली मंगर की एक टॉक है, द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन मिसजजमेंट। अच्छा। सो उसमें चार्ली मंगर इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स, इजंट इट। तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे एक मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग के बारे में उन्होंने बताया है कि ये जो मेजर है ना, अगर ये सारे आप मेंटल मॉडल्स आप सीख लेंगे फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ, सो यू विल एटलीस्ट बी इन अ स्टेट टू रिमूव गार्बेज। जो विजय केडिया जी बोलते हैं ना, भंगार कैप कंपनीज, तो वो भंगार कैप कंपनीज आप काफ़ी कुछ सेग्रीगेट कर पाएंगे। करेक्ट। सो आई थिंक दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप बुक रीड कर सकते हैं, साइकोलॉजी पुअर चार्लीज आल्मेनेक, या तो विशाल खंडेलवाल जी है, बहुत अच्छा काम करते हैं वो इसमें। उन्होंने भी एक बीच में बुक लिखी थी मेंटल मॉडल्स की। आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, इफ यू कैन बाय दैट एंड रीड इट, इट इज ऑल्सो वेरी गुड। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बुक के नाम में दे दूंगा, और विच आर रिलेट टू मेंटल मॉडल्स, यू कैन रीड दैट, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होगा कहाँ पे नहीं जाना है। सर आपने जो इतने रियल एस्टेट बनाया है, तो ये आपने लोन लेके बनाया है सारे, और अगर लोन लिया है मतलब उसको रीपे कितने टाइम तक के अंदर ही आप करना पसंद करते हैं? हाँ, सो यस, ये सब लोन लेके ही बनाया है। तो जैसे जैसे एक रीपे होता है, दूसरा लोन लो, द ओनली रीज़न बिहाइंड इट इज़ यूजिंग बैंक का लेवरेज। ठीक है, क्योंकि बैंक का लेवरेज मुझे 3 साल यूज़ करना है। कभी भी आप कोई भी लोन लेते हो तो मेजॉरिटी ऑफ द इंटरेस्ट जो बैंक आपसे लेती है, इट इज़ इन द फर्स्ट 3 ईयर्स। तो पहले 3 साल में बैंक आपसे खींच लेगी। अगर आप 3 साल में बहुत सारा प्रीपे कर देते हो, द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ दैट रियल एस्टेट कम्स डाउन, बिकॉज आपका इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो जाता है। मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आप बहुत सारा मतलब 70% भी रीपे कर देते हो तो 230 से कुछ 110 किस्तें हो जाती है आपकी। जस्ट मोटा मोटी बता रहा हूँ मैं आपको। तो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ इम्पैक्ट यू हैव फॉर प्रीपेइंग। तो आप लेवरेज भी यूज़ करो, आप आपकी इनकम बढ़ा के प्रीपे भी करो, तो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कम हो जाता है। सर तो इस कुछ बैंक जैसे प्रीपेमेंट पेनल्टी भी चार्ज करते हैं? नहीं, आजकल नहीं करती है आजकल। ओके। एंड फिर उस बैंक से मत लो ना, बट ऐसा नहीं होता है आजकल, यू कैन स्टिल प्रीपे। और बट EMI तो सैलरी से ही देना पड़ेगा, तो सैलरी के कितने % में EMI पे ले सकता हूँ मतलब? तो इसका ऐसा है कि एट द स्टार्टिंग ऑफ योर करियर
आपको फोकस, जो मैं फ्रेमवर्क में बताऊंगा, आपको फोकस करना है टिकट साइज ऑफ द रियल इस्टेट। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था फर्स्ट जो प्रॉपर्टी ली थी, तो मैंने एक ऐसे टिकट साइज का रियल इस्टेट सिलेक्ट किया था कि विच आई कैन रिपे इन 2 years। तो आप स्मॉल टिकट साइज से चालू करेंगे हमेशा, योर रियल इस्टेट स्टार्टिंग विल बी स्मॉल। मतलब आप ऐसी जगह पे जाके रिसर्च करेंगे फ्रॉम द आउटस्कर्ट्स, जो मैं आपको फ्रेमवर्क में बताऊंगा, विच हैज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर कैपिटल अप्रिसिएशन, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, जहाँ पे रेंटल यील्ड आ सकता है, एंड टिकट साइज इज लो। सो दिस इज गोइंग टू बी हो। तो आप टिकट साइज लो रखोगे तो आपका EMI अमाउंट भी कम हो जाएगा, एंड विद इंक्रीजिंग सैलरीज, क्योंकि आपका जॉब रहेगा, आपका इंक्रीजिंग सैलरी रहेगा, 2 साल के बाद आपको लगेगा अरे दिस इज नथिंग। सो दैट इज द फ्रेमवर्क। तो बेवकूफ़ी नहीं है रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना। सो हाउ यू इन्वेस्ट इन रियल इस्टेट फॉर योर बेनिफिट इज इंपॉर्टेंट। बराबर, सही है। दैट मेक सेंस? ठीक है। सो ये मेंटल मॉडल की हमने जो बात की, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से आप सारे जो मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग की जो भी चीज़ें हैं, यू मस्ट गो थ्रू ऑल दिस मेंटल मॉडल्स। तो एक अच्छा टूल किट मिल जाता है एनालाइज करने के लिए, कोई भी चीज़ करने के लिए। एंड हाँ, तो अभी बिफोर मूविंग इनटू जो भी ये है ना, हमको जो भी क्या देखना है कंपनी में, क्या नहीं देखना है कंपनी में, उसके पहले ये हमारा बेसिक प्रिपरेशन है, एंड दिस इज़ अ वन टाइम प्रिपरेशन। आपको मेंटल मॉडल्स पढ़ने हैं, समझने हैं, यूज़ करने हैं, दिस इज़ वन टाइम प्रिपरेशन। सेकेंड वन टाइम प्रिपरेशन आपकी क्या है? आपको बैलेंस शीट्स पढ़ने आनी चाहिए। इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, आपको वो तो आना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आपको पूरा CA का कोर्स करना है, ऐसा तो है नहीं। मतलब देर इज़ अ वेरी सिंपल बुक। मतलब मैं खुद इंजीनियर हूँ, मुझे फाइनेंस का कुछ भी बैकग्राउंड है नहीं। सो हाउ टू रीड अ बैलेंस शीट करके एक बुक है, वेरी इजी बुक टू अंडरस्टैंड, उसको लेके आप पढ़ लीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, नरेश अग्रवाल जी जो क्लासेस चलाते हैं CA के, उसमें CA BCom MCom के, आप बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, क्या है करंट लायबिलिटी, क्या है ये एसेट्स, क्या है इक्विटी, क्या है, ये सब का बेसिक आपको अगर पता हो गया, दैट इज़ ऑल यू नीड टू नो। आपको डीप में जाना ही नहीं है। तो उसके कुछ रिसोर्सेज है, वो आपको आने चाहिए। सेकेंड इज एनुअल रिपोर्ट्स। एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने की हमको आदत होनी चाहिए, बिकॉज एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने का एडवांटेज ये है कि आप जैसे जैसे रीड करते जाएंगे ना, यू विल गेट अ फील ऑफ डिफरेंट बिजनेसेस, क्योंकि जो उनमें क्या करती है कंपनी, कैसे करती है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड कंपनी। जितनी ज़्यादा एनुअल रिपोर्ट्स हम पढ़ेंगे, यू विल गेट क्विकर एट इट, एंड यू विल गेट अ पर्सपेक्टिव ऑफ मोर बिजनेसेस। क्योंकि ऐसा है कि आप अगर 50 या 100 बिजनेसेस देखेंगे, उसमें से 1 या 2 ही इन्वेस्टेबल मिलेंगी आपको। मतलब वो हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, मतलब वो आसानी से तो मिलने नहीं वाला मल्टी बैगर आपको, मतलब खोजना ही पड़ेगा आपको, तभी मिलने वाला है वो। सो एंड देर आर सम रिपोर्ट्स, जैसे क्रेसिल रिपोर्ट्स है। मैं क्रेसिल रिपोर्ट्स बहुत पढ़ता हूँ, क्योंकि उसमें ना आपको बहुत सारी चीज़ें कम प्रिपेयर करनी पड़ती है, क्योंकि वो सब बना के दे देते हैं आपको कि इतना डेट है कंपनी का, इतना ये है, ये होगा, ये होगा, ये होगा। मतलब आपको करने की जरूरत है, आप रिकमेंडेशन मत सुनो उनका, इट इज़ नॉट फॉर द रिकमेंडेशन। आपको उसमें काम का क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहा है, कितना डेट का नंबर है, वो ले लो। सो आपको कहाँ पे देखना है ये चीज़, मतलब एटलीस्ट मैं ये प्रिफर करता हूँ कि ये चीज़ें देखो आप, तो आपका ईजियर एनालिसिस हो जाएगा इसके बाद में। कहाँ मिलेगा क्रिसिल रिपोर्ट? क्रिसिल रिपोर्ट इज अवेलेबल फ्री, उसका वेबसाइट। क्रिसिल रिपोर्ट जब भी आता है, कोई भी रेटिंग अपडेट होता है, तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कंपनी टू अपडेट इट एज अ इन्वेस्टेड कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। तो अगर जब भी आप शायद स्टॉकेज में भी है ये, तो मतलब मैं स्क्रीनर भी यूज़ करता हूँ, तो उसमें इफ़ यू लॉग इन एंड यू सेट अलर्ट्स, तो अगर कोई भी एक्सचेंज को इन्फॉर्मेशन कोई भी कंपनी आपकी वॉच लिस्ट में देती है, तो यू विल गेट एन अपडेट कि देयर इज एन रेटिंग अपडेट, तो उसमें आप देख लो क्या है। सो वो सब दीज आर द मेन थिंग्स। और ये सब वन टाइम प्रिपरेशन करनी है आपको, बैलेंस शीट कैसे पढ़नी है, और एनुअल रिपोर्ट्स और क्रेसिल रिपोर्ट्स आपके साथ आते रहेंगे। फिर उसमें कुछ रेफरेंसेस दिए हैं मैंने, मे बी यू कैन यूज इट। अभी इसमें एंड दीज आर ऑल फ्री, मतलब इसमें कुछ भी करना नहीं है। सो अगर आप विजय मलिक जी जो है, ही हैज़ सेट ऑफ मेरे ख्याल से 300-400 कंपनी एनालिसिस का उन्होंने फ्री में डाउनलोड दिया है। हाँ, डॉक्टर विजय मलिक। सो ही हैज़ गिवन, मतलब आप पढ़ते रह जाओगे, इतने एनालिसिस दिए उन्होंने फ्री में, वो पढ़ लोगे 10-12 तो भी इट इज़ वेरी गुड, यू विल नो व्हाट नॉट टू डू। उतना मेहनत नहीं होता है ना सर? नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा, नहीं तो पैसा कैसे बनेगा, मैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे करना है, और ये सब फ्री में मिल रहा है। तो व्हाट यू डू इन 5 to 9 इज़ मोर इम्पॉर्टेंट ना, वही तो जो हमारा था ना। तो मतलब टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं, आलस तो करना ही नहीं है। मतलब वॉरेन बफे आलस नहीं करते हैं ये उम्र में, हम आलस करेंगे 25 साल में तो कैसे चलेगा? सही है ना। सर जैसे आपने बताया रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में आप लोन लेके करते हो, तो मैक्सिमम आपका LTV रेशियो क्या होता है?
मैं यूजुअली देखिए मुझे जो मिलता है लोन, आई ट्राई टू हैव इट इन सच अ वे कि जो मेरा करंट रियल इस्टेट का जो इनकम है आ रहा है, दैट विल सेट इट ऑफ फॉर द न्यू प्रॉपर्टी। ये रेशियो छोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला उससे, क्योंकि रेशियो करके आई एम गोइंग टू फील इंटेलेक्चुअल अबाउट इट, बट उससे कुछ होने नहीं वाला है, राइट? तो दिस इज हाउ आई लुक एट इट। आप कैलकुलेट कर सकते हो जितना भी है, मतलब बट उसके बहुत सारे तरीके भी हो सकते हैं कैलकुलेट करने के आपके, बट आई प्रिफर गेटिंग मोर लिवरेज। मतलब देर आर स्टिल 2 प्रॉपर्टीज विच आई एम करंटली एनालाइजिंग, तो उसमें मैंने उनको बोला है मुझे 90% तो चाहिए इसके ऊपर, एंड देर आर बैंक्स विल गिव यू दैट, इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस सब बना के देते हैं आपको, इंक्लूडिंग 90% मिलेगा आपको, ठीक है? तो आपका जो भी इंक्रीमेंटल जो भी रियल इस्टेट होगा, आप उसे देखिए आपका कैश फ्लो कितना है, EMI कितना ऑफसेट होगा, आपके जेब से कितना कम जाएगा, एंड एट द एंड जब आप ओवर 2 और 3 ईयर्स के बाद जब आप प्रीपे करेंगे, तभी आपके जेब में पैसा आना चाहिए आफ्टर EMI, क्योंकि आपका कैश भी बढ़ेगा। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू लुक एट इट। सर मेजर इन्वेस्टमेंट आप डेवलप्ड एरियाज में करते हैं, इमर्जिंग स्पेसेस? डेवलप्ड एरियाज में आपको कभी भी पैसा नहीं मिलेगा, यू हैव टू गो ऑन द आउटस्कर्ट्स टू गेट अप्रिसिएशन, दैट इज द वे। मतलब जो आपने जो गांधीनगर की जो प्रॉपर्टीज मैंने ऊपर दिखाई थी, वो फ्रेमवर्क में मैंने डाला है, बट आई स्टिल टेल यू बिकॉज यू आस्क्ड दैट क्वेश्चन कि वहाँ पे व्हाई डिड आई चूज टू इन्वेस्ट, बिकॉज वहाँ पे गिफ्ट सिटी आने वाला था। गिफ्ट सिटी इज लाइक 3 किलोमीटर्स फ्रॉम देयर। वहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही थी, बिकॉज गिफ्ट सिटी में इतने इंटरनेशनल बैंक्स आने वाली थी, और वो आउटस्कर्ट्स में था, और वहाँ पे छोटे छोटे टाउनशिप्स बहुत हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी है। वहाँ पे आपके यूनिवर्सिटीज़ हैं, PDPU और ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे, और वो गांधीनगर जो है इट्स अ वेरी स्मॉल एरिया, कैपिटल ऑफ गुजरात है, बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल एरिया, बट अवे फ्रॉम इट 5 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम इट दैट वाज अवेलेबल एट वेरी चीप प्राइस। एंड व्हाई डिड आई सिलेक्ट दैट, बिकॉज ये था, मुझे पता था कि 3-4 साल में तो इतना तो बन ही जाएगा कि उसकी डिमांड आ जाएगी रेंटल में। सो यू बाई इट एट अ चीपर प्राइस, पे इट ओवर 3 years and get the rent out of it. The low ticket size. The first that flat which I bought was 11,20,000 rupees. That was so it is like free for 4 years. तो कैसे पता लगा गांधीनगर के बारे में? गांधीनगर में I used to work in गांधीनगर। ओके। तो जहाँ रहते हो, जहाँ काम करते हो, वहीं दे ढूंढो? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो कैसे पता लगेगा? देखो आपका वेबसाइट है क्या? वेबसाइट्स तो हैं, वेबसाइट्स तो बहुत है, बट वेबसाइट्स भी आप सिलेक्ट कैसे करोगे? आपको एक फ्रेमवर्क कुछ तो होना चाहिए ना, फ्रेमवर्क आपका फ्रेमवर्क होना चाहिए आउटस्कर्ट्स ऑफ Tier 2 Tier 3 सिटीज। दैट इज द फर्स्ट थिंग। आपको पैसा रियल एस्टेट में कब नहीं बनेगा, जब आप कोलाबा में जाके फ्लैट खरीदोगे, बट वो तो खैर नहीं खरीद पाओगे। मतलब आई एम जस्ट गिविंग अ रिप्रेजेंटेशन सिनारियो। मतलब आप जाके तब नहीं बनेगा पैसा बनेगा जब आउटस्कर्ट में जाओगे आप, Tier 2 Tier 3 टाउन के, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन होता है। गांधीनगर इज Tier 3 सिटी, उसका अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा है। आप इंदौर चली जाइए, इंदौर में भी मैंने सुना है बहुत है। तो आग लग गई है। हाँ, तो अगर 10 साल पहले का आप देखेंगे जो भी आउटस्कर्ट एरिया है, इट विल बी नाइस। एंड हमारे हाथ में टाइम होता है, राइट? बिकॉज यू आर यंग एंड यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट, यू कैन अफोर्ड दैट टाइम, बट इफ यू स्टार्टेड एट 30 you will not be able to afford that time. So low ticket size, outskirts, Tier 2 Tier 3 cities, that has been my framework and that has worked out really well. सही है, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो प्रिपरेशन एक बार आपकी हो जाए, तो फिर आता है कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है, राइट? देन दैट इज द आइडिएशन कंसेप्ट। तो मतलब कौन सा स्टॉक मैं लूँगा, कैसा नहीं लूँगा। अभी जो हाउ आई लुक एट इट इज, आई हैव टू क्रिएट लॉन्च पैड्स। मेरा तो वो सिंपल कंसेप्ट है। रियल एस्टेट के बाद मुझे इक्विटी इन्वेस्टिंग में तुरंत से नहीं उठना है, तो तुरंत से घुस नहीं जाना है कि हाँ मैंने एक स्मॉल कैप ले लिया और उसमें मैंने बड़ा पैसा डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। सो देयर आर 2 ways यू विल लुक एट इट इक्विटी में। वन इज गोइंग टू बी डिविडेंड इन्वेस्टिंग and one is going to be your capital appreciation. Okay. क्योंकि dividend investing is basically going to give you cash flow. Again, we are talking about cash flow. कि मुझे पैसा आना चाहिए, घर बैठे पैसा आना चाहिए। तो half of my investing goes into dividend investing, half will be for wealth creation. अभी wealth creation के लिए भी we have 2 ways. One is going to be circle of competence, जो चार्ली मंगर का ही कंसेप्ट है। अगेन इट इज सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस एंड स्कटलबट। अभी स्कटलबट इज समथिंग विच आप जब घूमते हो, आजू बाजू घूमते हो, तो आपको कुछ दिखता है, प्रोडक्ट अच्छा है नहीं अच्छा है, तो आप देखते हो, आपको लगता है ये सही है, एंड विच इज द कंपनी विच इज डूइंग इट। जैसे शिवानंद मनकेकर जी जो है इज अ वेरी बिग इन्वेस्टर इन इंडिया।
तो ही बॉट 4% ऑफ फ्यूचर पैंटलून्स था उस टाइम पे. वाई? बिकॉज ही विजिटेड बिग बाजार. उन्होंने देखा दिस मैन नोज हाउ टू डू रिटेल. सो ही कॉल्ड हिज ब्रोकर एंड से 4% ले लो, एंड इट वेंट ऑन टू बिकेम. सो दैट इज अ काइंड ऑफ अ स्कटल बट आइडिया. देयर आर मेनी स्कटल बट आइडियाज आप कर सकते हैं. एंड सेकेंड इज सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस. अभी यहाँ पे आपका जॉब बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आप 10 साल अगर समझो कोई भी फील्ड में आप हैं, तो आपको उस बिजनेस के बारे में पता चल जाता है. आई हैव बीन इन IT फॉर 15 years. आई नो हाउ IT बिजनेस वर्क्स. दैट इज माई सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस. तो जो भी दोनों भी मल्टीपैगर मुझे मिले हैं, दीज आर इन IT. These are not anywhere else. That is my circle of competence. I know धंधा कैसे चलता है, I know उधर कहाँ पे गलत हो सकता है, कौन सा प्रोडक्ट है, कैसे उसका बिल्ड होता है, कितना डेवलपमेंट होना चाहिए, पैसा कब आने वाला है कस्टमर से. तो ये जो साइकिल है ना, अगर आप जॉब नहीं करेंगे, सो व्हाट आर यू गोइंग टू लुक एट? आपका कंपिटेंस कहाँ से बढ़ेगा? देयर आर मेनी वेज टू इंक्रीज कंपिटेंस स्टिल, बट फॉर अ लेमैन एक जॉब तो रहेगा ही. तो अगर आप फार्मा में है तो आपको फार्मा पता चलेगा. अगर आप फाइनेंस बैंकिंग में है तो आपको बैंकिंग पता चलेगा. तो फिर आप फिल्टर आउट करते जाएंगे. तो करना कैसे है? हमको जो भी मेरा सर्कल ऑफ कंपिटेंस है, आप कोई भी स्क्रीनर में चले जाइए, वहाँ पे सेक्टर स्क्रीनर रहेगा. सेक्टर स्क्रीनर लगा दीजिए, आपको पता चलेगा आपके पास हज़ारों कंपनियाँ आ जाएंगी. और आपके पास ऐसा फ्रेमवर्क डेवलप्ड है कि आपको पता है क्या हटा देना है. हटाना आपके लिए ईजी हो गया, बहुत ही कम कंपनीज बची, उस पर फर्दर एनालिसिस करो. ठीक है, मेक सेंस? यप. हाँ. सो अभी डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करना इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बिकॉज आप वॉच लिस्ट बना लीजिए. जो भी मोनोपोलिस्टिक कंपनीज है, अच्छा कैश दे रही है, और जब भी गिरते बाय कर लो अगर आपको पता है तो. मेन प्रॉब्लम आती है वेल्थ क्रिएशन के लिए. हेलो सर, अगर आप अपने फिल्टरिंग प्रोसेस के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, दी काइंड ऑफ नंबर्स विच यू लुक एट एंड कैसे आप फिल्टर करते हैं एंड फर्दर इवेल्युएट करते हैं. आई विल कम एट नेक्स्ट स्लाइड्स. वाह, क्या बात है. सो मैंने ये जो स्लाइड्स बनाई थी ना, इट इज़ लाइक अ टॉप डाउन अप्रोच. कि आपका ये प्रिपरेशन होना चाहिए. मुझे निकालना है, कचरा निकालना है हर जगह से. तो बेस्ट चीज़ में मैं कहाँ पे जाऊँगा? जब मेरा अभी यहाँ तक जब मैं पहुँच चुका हूँ, ये सब पढ़ के मेरे पास बायसेस निकाल दिए, मुझे थोड़ी बहुत बैलेंस शीट रीड करने आती है, थोड़ा कंपनी एनालिसिस देख लिया है, थोड़ा एनुअल रिपोर्ट रीड करने आता है. अभी कहाँ पे जाऊँगा मैं? अभी मैं खुद को देखूंगा क्या आता है एक्चुअली में, डोमेन नॉलेज क्या है मेरे पास. मेरा डोमेन नॉलेज मेरा सर्कल ऑफ कंपिटेंस है. अभी मैंने और नैरो डाउन कर दिया, तो मैं उसी सेक्टर में जाऊंगा. ठीक है. तो अभी इसमें जो और डिटेल्स जो आप पूछ रहे हो, दैट इज लाइक नॉन नंबर्स एंड नंबर फिल्टर्स, है ना? करेक्ट. तो आई पुट इट एज नॉन नंबर फिल्टर्स एंड नंबर फिल्टर्स. तो अभी एक बार आपने सेक्टर निकाल लिया. सेक्टर निकालने के बाद आपको देखना है वो कंपनी, जो मैं देखता हूँ कि हाउ लॉन्ग हैज इट बीन इन बिजनेस. तो जो अभी मैं इसको केस स्टडीज के साथ रिलेट कर देता हूँ, ठीक है ना, इट विल बी इजियर. सो अभी जैसे कैडसिस जो है, इट हैज़ बीन इन बिजनेस सिंस 1989. Subex has been in business since 1992. So it is a long time they have been in business until 2020 जब मैंने इन्वेस्ट किया, 2019-2020 के करीब मैंने जब बिजनेस उसमें इन्वेस्ट किया. तो एक मेंटल मॉडल है अगेन, इट इज कॉल्ड द लिंड इफेक्ट. A thing that has been going on for a long time, there is a very less probability it will stop in the future. It still extends for a long time. ठीक है, स्टैटिस्टिकली ये प्रूवन है. तो अगर कंपनी का ऑपरेशंस हैव बीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू फोकस ऑन दोज कंपनीज. अभी 1-2 साल पुरानी कंपनी है तो उसको ले लो, यू हैव टू डिग मोर इनटू इट. बट बिकॉज मुझे एकदम इजी चाहिए है इन्वेस्टिंग मेरा, सो मैं कह रहा कि कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड एक होना चाहिए. सो हाउ डू यू जज इट, व्हाट इज इट लॉन्जिविटी एंड हाउ इज इट इज इंक्रीजिंग. एंड फ्यूचर मार्केट साइज. फ्यूचर मार्केट साइज इट हैज़ टू बी, मतलब एक ऐसी डोमेन में धंधा होना चाहिए कि जिसका एड्रेसेबल मार्केट बहुत ज़्यादा है. अभी जैसे कैडसिस का जो है, इट इज़ इनटू GIS, जो GIS मैपिंग होता है, देन इट इज़ इनटू MEP, देन इट इज़ इनटू 5G इंस्टॉलेशन, स्मार्ट सिटीज़. तो ये सारा US में उनका ऑपरेशंस है. सो इट हैज़ अ वेरी बिग मार्केट साइज, और उनको गवर्नमेंट के, US गवर्नमेंट से भी काफ़ी सपोर्ट है. सो दैट इज़ व्हाट इज़ द मार्केट साइज यू हैव टू जज. सेम फॉर Subex. मतलब अभी सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस की बात करूँ तो गार्टनर रिपोर्ट आप लोगों को पता होगा. तो अगर गार्टनर रिपोर्ट में कोई कंपनी अगर फीचर कर रही है, दैट मीन्स इट हैज़ रियली गुड प्रोडक्ट्स. अभी हाउ विल यू कम टू नो दैट? क्योंकि आपको, अगर आप उस धंधे में हो तो आपको ये सब फाइनल चीज़ें आपको तुरंत स्ट्राइक करेंगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको फार्मा वगैरह में सब में मिलेगी आपको. सो एक फ्यूचर मार्केट साइज आपको गुड एड्रेसेबल मार्केट होना चाहिए, एंड इट हैज़ टू बी अ लॉन्ग स्टैंडिंग कंपनी, एंड द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैव टू बी इन डिमांड. एंड मैनेजमेंट, नाउ इसको बहुत इंपॉर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू ड्राइव योर फ्यूचर ग्रोथ. मतलब अब जब मैंने कैडसिस के लिए देखा,
तो एक बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज़ मुझे लगी कि उनके जो मैनेजमेंट है, दे टुक अ कोविड कट लिया था उन्होंने, दे टुक देयर सैलरी कट्स, विच टॉक्स अ लॉट अबाउट द मैनेजमेंट. जो उनके CEO है, ही इज़ अ फॉलोअर ऑफ श्री मुकुंदानंद, हु इज़ अ वेरी रिनाउंड फॉलोअर हु टॉक्स अबाउट एथिक्स वैल्यूज़. तो देर इज, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, मतलब आप उनके इंटरव्यू देखेंगे, यू विल गेट अ फील. मतलब आप जैसे जैसे आप CEO के बारे में गूगल करिए, या तो स्कैम करिए, CEO स्कैम, ऐसा कुछ तो उल्टा सीधा गूगल करके देखो कुछ आता है क्या रिजल्ट्स में. सो दैट इज अ इन्वर्टिंग वे ऑफ लुकिंग एट. यू ऑलवेज इन्वर्ट थिंग्स टू सी इफ दे आर राइट और नॉट. सो ये सब रिव्यूज़ वगैरह पढ़ के तो हमारे नॉन नंबर फिल्टर्स में बहुत सारी चीज़ें निकल जाएंगी. कोई ना कोई CEO कुछ ना कुछ तो गफला करता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है, कुछ ना बहुत सारे मिलेंगे आपको, बट बहुत ही कम कंपनी ऐसी मिलेंगी जहाँ पे आपको CEO या उनके मैनेजमेंट में सब क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड मिलेगा. पर पहले आप नंबर्स को स्कैन करेंगे, फिर नॉन नंबर्स में जाएंगे ना? नहीं, पहले नॉन नंबर्स करेंगे. नॉन नंबर इतनी सारी कंपनीज है. नहीं, नॉन नंबर्स में आएंगे, बहुत कम आ जाएंगे. आप करके देखिए स्क्रीनर, अगर बहुत सारी कंपनीज आएंगी ही नहीं. और बहुत सारी कंपनीज में कम क्यों कर दूंगा उसके बाद में, क्योंकि जो मेरा फर्स्ट नंबर क्राइटेरिया इज मार्केट कैप. ओके, मार्केट कैप है तो नंबर हो गया ना. तो हाँ, वो बाद में करूंगा, लेकिन मैं, क्योंकि मुझे अभी नहीं करना है वो. ओके, क्योंकि मैं उसको बाद में लेके जाऊंगा. यहाँ तक आने के बाद उसके बाद में तुरंत नंबर फिल्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि आप लॉन्जिविटी में ही देख लेंगे, बहुत सारी कम हो जाएंगी. सो आपने सेक्टर सिलेक्ट किया पहले, सेक्टर सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद में आपने उसमें से स्टॉक कैसे सिलेक्ट किया? बाय लुकिंग एट क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स या क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स? फर्स्ट द नॉन नंबर फिल्टर्स. लॉन्जिविटी में टिक मार्क हो रहा है, हमको एक चेकलिस्ट तरीके से ही देखना है इसको. ओके, हाँ, वो हो गया. फिर बाद में उसके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, देखो सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से मुझे पता क्या चलेगा कौन से प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर बेस्ट सूटेड फॉर मार्केट, जिसका एड्रेसेबल मार्केट ज़्यादा होगा. तो ऐसी तो बहुत सारी कंपनीज नहीं होंगी एक पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर विच इज केटरिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. जैसे कि AIMA है, हनीपॉट डिटेक्शन है, सुबेक्स का फ्रॉड एश्योरेंस है, CSPs के साथ जो करती हैं वो काम. तो ऐसी आपको जो पता चलता है आपको आपके कॉम्पिटेंस से कि हाँ, इधर एड्रेसेबल मार्केट इज गुड, तो ऐसी कंपनीज बहुत कम हो जाएंगी. लॉन्जिविटी और इसमें आपकी कंपनीज बहुत कम हो जाएंगी. समझ गया. ठीक है. तो आप पहले नॉन नंबर फिल्टर्स में आएंगे, थोड़ा मैनेजमेंट के बारे में करेंगे, फिर उसके बाद में आप नंबर फिल्टर पे आएंगे. ठीक है. तो अभी नंबर फिल्टर्स पे अगर आप कोई भी इन्वेस्ट, मतलब कोई भी बड़े इन्वेस्टर भी आप देख लेंगे, तो उनका एक व्यू रहता है कि 90% ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट्स हैव फेल्ड इन कंपनीज दैट हैव डेट, नॉन सर्विसेबल डेट, मतलब सर्विस नहीं कर पाती हैं डेट. तो हम इसको और इजी कर देंगे. हम इसको बोलेंगे कि भाई हमको तो डेट वाली कंपनी चाहिए ही नहीं, या तो एकदम ही ज़्यादा उसका अच्छा इंटरेस्ट कवरेज हो, या अच्छा बहुत ही फ्री कैश फ्लो हो उसके पास कि वो सर्विस कर पाए उसका डेट. तो अगर मैं डेप्ट वाला भी एस्पेक्ट अगर हटा दूँ ना इसमें से, तो आई विल गेट अ वेरी गुड सेट ऑफ कंपनीज टू एनालाइज. कि बहुत सारा गफला डेट में ही होता है, तो हम वहाँ पे जाएंगे नहीं, हम हमारे फिल्टर में हटा देंगे उसको, एकदम कम डेट रखेंगे. तो हमको ये बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी, डेट टू इक्विटी, डेट टू फ्री कैश फ्लो, इंटरेस्ट कवरेज. तो ये 3-4 चीज़ें हैं, वेरी इजीली गूगल कर सकते हैं. बैलेंस शीट में से नंबर निकालना है, डिवाइड करना है, देखना है, आपको क्वालिटी पता होगी कि हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है. ठीक है. अगर आपको कंफर्टेबल लगता है फिर आप आगे निकलिए. अभी हाई पी, मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट अ वेरी गुड वे टू इन्वेस्ट. मतलब बाय एट एनी प्राइस, वो सब जो बोलते हैं, इट इज़ नॉट अ वेरी गुड, इट इज़ नॉट जस्टिफाइबल. मतलब अगर 100 का पी है तो आप 100 साल लगने वाला है आपको पैसा वापस लाने को. आप करोगे क्या? मतलब इट माइट बी गिविंग यू सम रिटर्न, 5-10% मिलेगा आपको, बट आपका पैसा बड़ा नहीं बनेगा उसमें. सो वी विल रिमूव दैट. आई डोंट वांट टू, बिकॉज इट इज़ टेलिंग मी मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, मैं वो हटा दूंगा. बिकॉज थर्ड है इंक्रीज, जो आप नंबर्स बोल रहे हो ना, इंक्रीजिंग रेवेन्यू एंड पैट ओवर अ लॉन्गर पीरियड. अगर कंपनी आपका इंक्रीजिंग पैट और रेवेन्यू दिखा रही है, दैट मीन्स कुछ तो बात है. नहीं तो उसका कहीं ना कहीं छोटा मोटा डिप चलता है, क्वार्टरली डिप इज़ फाइन, बट ये मेन आपका होना चाहिए. तो दिस इज़ वन नंबर. मतलब अगर आप स्क्रीनर खोल के ये 2-3 कंपनीज का डालेंगे, इट विल कंप्लीटली फिट इन दिस फ्रेमवर्क. ठीक है. अभी वर्किंग कैपिटल, R&D स्पेंड, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल. अभी यहाँ पे थोड़ा सा डीपर आ जाता है एक मामला. मतलब अगर आपने इतना सब एनालाइज कर लिया है, तो फिर आपको थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा. तो जब आपको फुल कन्विक्शन चाहिए बड़ा कैपिटल डालने के लिए, जैसे कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल कैसे करोगे. मतलब अगर आपके पास जो भी पैसा है, तो यू हैव टू लुक एट हाउ इज द CEO यूजिंग दैट कैपिटल, उससे रिटर्न बनने वाला है. फॉर एग्जाम्पल कैटसिस, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंपनी अक्वायर की, आयरिश टावर LLC करके. देयर इज अ कंपनी दे अक्वायर्ड विच वॉज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड कंपनी इन द US, जो 5G के इंस्टॉलेशंस करती हैं, टावर इंस्टॉलेशंस करती हैं. And that acquisition was funded by a
प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर। ओह, दैट इज़ वेरी इंटेलिजेंट ऑफ अ मैनेजमेंट टू डू, है ना। तो आप पैसा बाहर से ले रहे हो, थोड़ा सा इक्विटी डाइल्यूट करके आप ऐसा बिजनेस बढ़ा रहे हो, एट व्हाट कॉस्ट? सो आपको देखना है कि मैनेजमेंट कैसे कर रही है। सो दैट इज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल। R&D spend, Subex had a very good R&D spend on creating a completely SaaS based product. पहले वो पूरा प्रोडक्ट बेस्ड सर्विसेज था उनका, अभी पुनः SaaS बेस्ड कर दिया, एंड दैट इज गिविंग देम स्केलेबिलिटी। मतलब आपको हर जगह पे जाके आपको उनका इंस्टॉल करना है, उसका टेक केयर करना है, ऐसा नहीं। अभी उन्होंने API पुल्स कर दिया है, पूरा प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। दैट इज अ वेरी गुड R&D स्पेंड। आपका उससे आपका जो रिटर्न्स आएगा दैट इज गोइंग टू बी मैनीफोल्ड। तो ये कैपिटल कैसे यूज कर रही है कंपनी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वो आप थोड़ा डीप डाइव करेंगे एनुअल रिपोर्ट्स में तो आपको दिख जाएगा कहाँ कहाँ पैसा डाल रही है और उसका आउटपुट कैसा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्ग रन। ठीक है। हाँ, स्पॉटिंग फ्रॉडुलेंट थिंग्स। सो ये भी अभी ये एक नंबर बेस्ड बोल लो या नॉन नंबर बेस्ड बोल लो, थोड़ा सा डाइसी है ये, बट आपको ऐसी एक बुक है फाइनेंशियल शेनानिगन्स, उसमें आपको बहुत है उसके बारे में, एनरॉन के बारे में लिखा है, वर्ल्डकॉम के बारे में लिखा है, बहुत चीज़ों के बारे में लिखा है उसमें। बट आप बेसिक चीज़ें देख सकते हैं उसमें कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में क्या हो रहा है। मतलब देयर इज़ अ कंपनी, आई डोंट नो इफ आई शुड नेम इट और नॉट, बट उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आई हैड एन इन्वेस्टमेंट इन दैट, गुड इन्वेस्टमेंट इन दैट, बट उसमें रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में कंपनी विच इज कंप्लीटली अनरिलेटेड बिजनेस, दे स्टार्टेड मेकिंग इन्वेस्टमेंट इनटू रियल एस्टेट in their own names. They are giving money to their own employees at zero interest. So I sent an email to the company asking a explanation on this. So उनका explanation आया, this is our company policy, which is again shareholders, I sold it at a loss. ठीक है। तो आपको ऐसे ये चीज़ें आपको थोड़ी सी मॉनिटर करनी पड़ेगी कि कहाँ पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन से लोन्स कहाँ पे जा रहे हैं आपका। आप अगर सेल्स अनयूजुअली आपके सेल्स बढ़ रहे हैं बट फ्री कैश फ्लो नहीं बढ़ रहा है, दैट इज अ पॉइंट टू नोट, इजंट इट। तो ये इसके लिए भी बुक्स अवेलेबल है, इसमें भी हमको दिमाग नहीं लगाना है एक्चुअली, बहुत ऐसा कॉम्प्लेक्स भी कुछ नहीं करना है। बुक्स पढ़ लीजिए, आपको पॉइंटर्स मिल जाएंगे, ये चेकलिस्ट है मेरी, ये को ये सब देखना है, दिस इज ऑल्सो डन। देन द फाइनल सिलेक्शन, द मार्केट कैप। अभी इन माई ओपिनियन योर एज, जैसे ट्रेडिंग में एज बोलते हैं ना, इन्वेस्टिंग एज इज गोइंग टू कम फ्रॉम द मार्केट कैप। क्योंकि म्यूचुअल फंड्स या कोई भी बड़े इन्वेस्टर्स जो भी होंगे, they have a limitation to not invest in companies which are lower market cap for some regulation. That is where a retail person can have an investing edge, though it is very risky. अभी हमने इतने सारे फिल्टर्स क्यों लगाए हैं, ताकि हम लोग कचरा हटा पाए ना। तो अगर हम कचरा अगर हटा पाते हैं और अगर हम मार्केट कैप पे थोड़ा सा ध्यान दे के, इफ़ वी गेट रियली गुड थिंग्स आउट ऑफ इट, क्या बुरा है। सो इसके लिए आई हैव नो प्रॉब्लम इन गोइंग टू SME एक्सचेंज एज वेल। जैसे आप पूछ रहे थे ना SME एक्सचेंज, सो SME एक्सचेंज में इन माय ओपिनियन वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन माइक्रो कैप। जैसे मैं अगर आपको अभी दिखाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट दिखाता हूँ मैं आपको, तो आई हैव बॉट कैडसिस एट 18 and 19 एज वेल, विच इज 70 नाउ। सो उसके कुछ पॉइंट्स है, मैंने और भी बहुत नंबर फिल्टर्स जो भी है ना, एग्जैक्ट नंबर्स बताऊंगा मैं आपको, बट यू हैव टू ट्राई एंड फोकस ऑन लोअर मार्केट कैप। एंड वाई आई एम एबल टू फोकस ऑन लोअर मार्केट कैप, जो आपका पॉइंट था कि I have my cushion of real estate, I have my cushion of dividend, इसके लिए मैं ये ले सकता हूँ रिस्क, है ना। सर ये नंबर्स देखने के बाद आप once you decide to start investing in that company, तो आप कॉन कॉल्स भी सुनते हैं कंपनीज के, या उस पर भी कुछ? हाँ बिल्कुल, मतलब आफ्टर इन्वेस्टिंग तो डेफिनेटली आई इन्वॉल्व इन कॉन कॉल्स, आई डू आस्क वॉट एवर आई हैव। अगर वो नहीं हो पाता है तो आई ऑल्सो सेंड एन ईमेल टू द कंपनीज, सो यू गेट अ रिप्लाई, मतलब दे हैव टू गिव यू रिप्लाई। ऐसा मत समझना कि आप कांटेक्ट करोगे तो आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप रिप्लाई कांटेक्ट करेंगे उनको, दे हैव टू रिप्लाई टू यू एज अ शेयर होल्डर। सो वो आना ही है आपको, तो मैं करता हूँ। इट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि आपको आफ्टर इन्वेस्टिंग एनालाइज करना है ना, आपको रिव्यू करना है कैसा है, चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है। सो वो एनालिसिस में आपको यू हैव टू बी इन्वॉल्व इन दैट कंपनी, तो उसको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, कॉन कॉल अटेंड करना है बस। सर मैं क्वेश्चन डेट टू इक्विटी रेशियो लेके है। जैसे अपने जब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था, राइट, सो यू हैव मेड इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट एंड यू हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ लेवरेज। सो इन दिस केस जब कंपनीज डेट ले रही है लाइक टू ग्रो इट, राइट, टू ग्रो देयर बिजनेसेस, तो उस टाइम पे आप डेट एकदम क्यों हटा रहे हैं? मतलब इज इट नॉट नेसेसरी टू ग्रो द कंपनी? करेक्ट, दैट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि उस कंपनी का प्रमोटर मैं नहीं हूँ, है ना। रियल एस्टेट का तो मेरा है ना, मुझे पता है मेरा फ्यूचर प्लान क्या है, मुझे पता है मेरा जॉब सिक्योर है, मुझे पता है डेट सर्विस हो पाएगा,
मुझे जो कंपनी है जो डेट ले रही है, डेट इज़ नॉट बैड, एट व्हाट लेवल्स आर यू टेकिंग डेट इज़ इंपॉर्टेंट। तो भले ही वो कम हो, मुझे वो रिस्क ही नहीं रखनी, क्योंकि मेरे हाथ में है ही नहीं। मैंने बोला ना कि मुझे कोई और काम कर रहा है ना अगर उस टीम वर्क में, तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगता है। तो कोई और डेट ले रहा है और मेरा उसमें इक्विटी है, तो मुझे नहीं चाहिए। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर रिस्क टेकिंग अगेन। मतलब बिना डेट के तो आप नहीं कर पाओगे। आप डीमार्ट का देखोगे, दे हैव टेकन ऑन डेट ना, तो दैट इज नॉट रॉन्ग। There is good debt and bad debt also. There is good debt and bad debt. So what is good debt and what is bad debt, depending upon your psyche, you have to decide. तो I do not want to trust the promoter इतना कि हाँ तो भाई तू डेट कितना भी ले ले, जो करना है कर। बहुत सारी बुक्स मैनेज्ड ही होती है, बहुत सारी बुक्स मैनेज्ड होती है कंपनीज की, तो डेट पे इतना भरोसा करने लायक है नहीं। और 90% स्टैटिस्टिकली मुझे पता है अगर डेट ज़्यादा है तो वो कंपनी फेल होने वाली है, तो मुझे वो चाहिए ही नहीं है। सो बेसिकली ऐसा सिलेक्शन होगा, उसका एग्जीक्यूशन हम वॉच लिस्ट बना के रखेंगे। जब भी हमको ठीक ठाक लिक्विड, जैसे मुझे लिक्विडिटी मिली नहीं थी कैटसिस में एंटर करने के लिए, आई टू टेक इट ओवर टाइम। तो जो इतना बड़ा स्टेक जो 1.3% जो बाय करना है, मुझे बहुत लिक्विडिटी देख के बाय करना। अभी इट इज़ द अदर वे अराउंड कि मुझे बेचने भी नहीं आएगा, बट दैट इज़ अ रिस्क आई एम टेकिंग। ठीक है, तो आपको आफ्टर इन्वेस्टिंग आपको रिव्यू करते रहना है, जैसे हमने क्वेश्चन की बात की, हमको करते रहना है। एंड वी हैव टू बी रेडी टू सी बिग प्रॉफिट्स एंड नॉट बुक देम। क्योंकि मैंने 72 से उसको 30 आते हुए देखा है, मैंने बुक नहीं किया। इट फील्स वेरी बैड, इट हर्ट्स अ लॉट, बट ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। जब आपको थोड़ा बिजनेस कन्विक्शन है, मेरे हिसाब से है, तो मैं रखूँगा जब तक उसके फंडामेंटल्स चेंज नहीं होते। सो आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस कि कैटसिस लिमिटेड के पीछे क्या था, व्हाट आर द नंबर्स आई लुक्ड एट। ठीक है, सो एरिया ऑफ कंपिटेंस IT, मार्केट कैप वॉज वेरी स्मॉल, इट वॉज 18 करोड़ का मार्केट कैप था तभी, and now it is like 53-54 crores कुछ तो मार्केट कैप है। एंड इट हैज़ अ वेरी एड्रेसेबल बिग मार्केट, जो उनके प्रोडक्ट्स 5G, MEP, इंफ्रा, GIS, स्मार्ट सिटीज़, USA मार्केट, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड। ये सब फिल्टर्स में बैठ रहे हैं हमारे। आप देखिए, CEO इज़ अ फॉलोअर ऑफ दिस। अभी उस टाइम पे जब मैंने इन्वेस्ट किया, कंपनी 18 करोड़ मार्केट कैप पे थी। उनके पास AT&T जो कंपनी है, दे हैड गिवन देम $21 मिलियन। तो 4 साल में उनको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उनका 20% मार्जिन है। 20% मार्जिन में उनके पास इतना कैश रहने वाला है 4 साल के बाद कि इट इज़ गोइंग टू बी ओवर 18 करोड़। सो मुझे कैश बेसिस पे पैसा मिल रहा है, और तभी उनके पास 18 करोड़ में भी 4 करोड़ कैश बैलेंस था। कैश इक्विवेलेंट जो आपके बैलेंस शीट में रहता है, दे हैड 4 करोड़ ऑफ कैश इक्विवेलेंट। 4 करोड़ कैश इक्विवेलेंट था, हाँ 18 करोड़ मार्केट कैप था। तो अगर आप ढूंढेंगे ना, आपको ये मिलने वाला है। देयर आर वेरी बिग इनएफिशिएंसीज इन SMEs एंड स्मॉल माइक्रो कैप्स। और आपको कैश लेवल पे पैसा मिलने वाला है, कैश के भाव पे आपको कंपनी मिलने वाली है। तो और तभी फिर रमेश जी का मेरे दिमाग में आया, भाई ये तो मतलब इसको तो भरना है। तो सो ये सब देखेंगे, इट वॉज 5 करोड़ एंड देन आई बॉट इट एंड इट इज़ नाउ डूइंग वेल, नॉट बैड एट ऑल। सो दे चर्न आउट व्हाट 11.5 P, उन्होंने हाफ ईयरली P चर्न आउट किया अभी, विच इज़ है, तो इट इज़ व्हाट नथिंग। तो आई विल कीप इट एंड देखते हैं कैसा है। सो अभी रिव्यू में कुछ पॉइंटर्स ऐसे थे कि प्रमोटर ने खुद को वारंट्स इशू किए, सो दैट टाइम आई वाज वेरी स्कैर्ड कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहे हैं। इट कैन गो बोथ वेज, एक्चुअली इट इज़ गुड फॉर द कंपनी, बट मैनेजमेंट का एक जो थॉट प्रोसेस रहता है, माइट बी रॉन्ग। तो फिर मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने जो डिटेल्स बताए हैं, सो आई वाज कंफर्टेबल। ये आपने कब पूछा, कहाँ पूछा? AGM में? AGM में नहीं, मैं उनको मेल करता हूँ। रिप्लाई करता है? हाँ, रिप्लाई करते हैं, दे हैव टू। आप कंपनी सेक्रेटरी को कॉपी करिए, आप रिप्लाई करिए कि आई एम अ शेयर होल्डर इन योर कंपनी, इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम टू रिप्लाई। If you are a shareholder in the company, they have to reply to you as a investor। ये क्या इन्वेस्टर जो सेक्शन रहता है उनका, तो they have to reply to you। Okay. हम लोग बहुत सारे लोग उनको कांटेक्ट ही नहीं करते हैं, कंसिडरिंग कि मुझे कौन रिप्लाई करने वाला, ऐसा नहीं होता है। दे हैव टू रिप्लाई टू यू इफ यू आर अ शेयर होल्डर। तो आप 1% ज़्यादा ले रखो इसलिए। मैं सुबेक्स में कहाँ 1% है, सुबेक्स में तो 0.19% है, उतना भी नहीं है। वो दे रिप्लाई टू यू। तो ऐसा कर दे, यू विल रिव्यू एंड सी द बिजनेस। अभी वो अपर सर्किट पे ही है, एट 2% इक्विटी रोज उसका अपर सर्किट पे है, बट दैट्स फाइन, वी आर नॉट सो कंसर्न अबाउट इट। तो सुबेक्स में भी इट वॉज द सेम, मार्केट कैप वॉज वेरी लेस, इट वॉज 180 करोड़ दैट टाइम, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1992। CEO was what 25 years and he knew the business inside out. 75% of global CSPs were the customers. Oh. Yeah, that is the big advantage. और उनके पास ऐसे बहुत सारे थे कि
स्विचिंग इफेक्ट्स है ना, ये अगेन एक मेंटल मॉडल है। मतलब अगर 75% ऑफ क्लाइंट्स आपके बिजनेस में है तो उनको स्विच करना किसी और कंपनी गेट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि सारा कुछ सेटअप चेंज करना पड़ता है। सो एंड उस टाइम पे भी उनके पास कुछ शेयर 3.5 रुपये पे चल रहा था, कैश ऑन बुक्स 2 रुपया था। 100 करोड़ का कैश था उनका, 56 करोड़ इक्विटी थी, 2 रुपये उनके पास, 3.5 में से 2 रुपये तो कैश का था व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट। तो ऐसे आपको बहुत सारी इनएफिशिएंसीज मिलेंगी कैप्चर करने के लिए। सो दैट इज़ हाउ इट वाज। रियल एस्टेट फ्रेमवर्क हमने जस्ट क्विक हमने कर ही दिया है ऑलरेडी, क्वेश्चंस में डिस्कस कर ही लिया है हमने कि हाँ वी हैव टू हैव अ टियर 2 टियर 3 आउटस्कर्ट्स एंड यू विजिट लोकल ऑफिसेज, देखो आप क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या डेवलप कर रहा है। और सब ये सब मैं गिफ्ट सिटी के हिसाब से आपको अगर बिठाना है कोई एग्जांपल, तो गिफ्ट सिटी के हिसाब से मैं सोचता हूँ। गांधीनगर टियर 3 आउटस्कर्ट्स में लिया मैंने। क्यों लिया वहाँ पे? क्योंकि गिफ्ट सिटी आ रहा है और लो टिकट है ना, और लो टिकट हाउसिंग इज द की एट द स्टार्ट, यानी आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बनेगा लाइफ में, ठीक है। और ऑक्शन और डिस्ट्रेस सेल्स आर वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज़। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं ऑक्शंस की, foreclosure.india.com, ऐसी बहुत सारी, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको पता नहीं तो उस तरह बहुत सारी टियर 2 टियर 3 के भी आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, है ना। एंड दिस इज़ व्हाट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम, डिसाइडिंग द लोकेशन ऑफ द थिंग, इट टेक्स अ लॉन्गर, बट डोंट गिव अप आफ्टर 2-3 ट्राइज, कीप ट्राइंग इट। कुछ ना कुछ मिलता ही है। इन्वेस्टिंग में भी वैसा ही, आप कचरा 100 कंपनी देखोगे तो 2 मिलेगी आपको, ठीक है। तो ग्राउंड वर्क का ये दिस इज़ फाइन, यू कैन रीड इट लेटर। बट फाइनेंसिंग के बारे में भी हम लोगों ने रियल इस्टेट के क्वेश्चंस में तो बात कर ही ली है। पे एज मच एज पॉसिबल ओवर 3 years, इंक्रीज्ड इनकम ओवर द नेक्स्ट 5 year विल मेक दिस लुक वेरी स्मॉल। तो जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो बढ़ते जाएगा, आप टिकट साइज आपके रियल इस्टेट का बढ़ाते जाओगे, राइट, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी आपकी। सो दिस इज़ अबाउट इन्वेस्टिंग। और मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं दिखाया शुबैक्स का। दिस इज कॉन्ट्रैक्ट नोट, इज इट विजिबल? ये देखिए 3.9 इज व्हाट इज इट इज। डेट देख लीजिए। डिलीवरी जीरोधा में करते हैं? नहीं, तभी मेरे पास IIFL था। में करते हाँ, तभी IIFL था, तो बाद में ट्रेडिंग के लिए मैंने जीरोधा में शिफ्ट किया, सो बरोबर। बिकॉज इट हैज़ अ वेरी गुड यूजर इंटरफेस। बरोबर। सो इसमें दीज आर सम, हाँ। सो ऐसे 2 लॉन्च पैड्स जो मेरे रहे हैं, इक्विटी और रियल इस्टेट। एंड नाउ सैलरीड इनकम भी है मेरी वाइफ की, सो आई हैव बीन एबल टू बी फाइनेंशियली फ्री डूइंग ऑल दिस। बट अभी इसके बाद जो अभी कुछ ना कुछ तो आपको प्रोग्रेस करना है, तो देखना है क्या है। अभी जैसे पोर्टफोलियो तो पड़ा हुआ है, करेंगे क्या पोर्टफोलियो का आप? तो ड्यूरिंग ये कोविड टाइम पे मैंने सोचा कि ट्विटर ज्वाइन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है उधर। तो वहाँ से पता चला लोग ट्रेडिंग में बहुत पैसा कमा रहे हैं, और वहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग डालते थे, और जब कॉन्टैक्ट करो तो PNL भी शो करते थे, तो अच्छे से होता था। बट उसमें एक प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगा ना, जब मैंने चालू किया था ट्रेडिंग का देखना है उसके बारे में, हाउ इज़ इट वर्किंग, तभी मुझे साइकोलॉजी तो थी पहले से कि इतना ये नहीं होना चाहिए, मतलब वो ग्रीड और फियर वो सब था, वो मेरा इन्वेस्टिंग से ऑलरेडी सेट हो चुका था, तो मेरा रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ही होगा रिटर्न से। बट वो बहुत ही सेकेंड लेवल थिंकिंग पे सब चल रहा था, मतलब आप इंडिकेटर 3 इंडिकेटर ये वो सब ऐसे लगाओ। तो मैं बोला यार ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, इतना कॉम्प्लेक्स करके मैं नहीं कर पाऊंगा उसको, इट विल नॉट सूट माय साइकोलॉजी अगर इतना कॉम्प्लेक्स करके मैं ट्रेडिंग करूंगा तो। मतलब एक मेंटल मॉडल होता है ओकम्स रेजर करके, व्हाट डज इट टेल इज, आप जितने भी एजम्पशंस आपके निकाल पाओ कोई भी चीज़ से, अगर जितने भी आप एजम्पशंस निकालोगे एंड कीप इट सिंपल स्टूपिड जो है, दैट इज गोइंग टू वर्क बेटर देन एनीथिंग एल्स। ओके। सो मैंने बोला हाँ भाई ये एक मेंटल मॉडल अपने को पता है कि अपने को एजम्पशंस निकालने के हैं, वो वर्क करता है, बहुत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसने सब वर्क किया है, तो हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से देखेंगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे देखेंगे? तो 2 ही चीज़ें आएगी, एक तो आपका प्राइस और दूसरा वॉल्यूम। ये 2 ही चीज़ें फर्स्ट प्रिंसिपल से, बाकी कुछ भी फर्स्ट प्रिंसिपल है नहीं अदर देन मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट तो आशीष गुप्ता जी ने बहुत अच्छे से बताया फेस टू फेस में, अगर मतलब उसके बारे में किसी बात करके कोई पॉइंट है नहीं, अगर आप वो देख लेंगे तो इट इज़ वेरी गुड। सो ये जो 4 चीज़ें हैं ट्रेडिंग में आपको देखनी है, तो दीज आर द फर्स्ट प्रिंसिपल्स। ट्रेडिंग में मेरे हिसाब से एनी स्ट्रैटेजी विल वर्क अगर आप उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से देखेंगे। तो मुझे एक एनालॉजी दिमाग में बैठाना बहुत अच्छा लगता है कोई भी चीज़ काम करने के लिए। तो मैंने ट्रेडिंग को एक, जैसे मैं अगर स्टार्ट करने वाला हूँ ट्रेडिंग, तो मैं सुबह लॉगिन करके सोचूंगा कि मैं ट्रेडिंग पिट में हूँ,
और अगर मैं ट्रेडिंग पिट में हूँ तो जो मेरे ये सारे जो लोग हैं वो मेरा वॉल्यूम है। कौन कितना ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला रहा है वो मेरे को वॉल्यूम के ऊपर जो कैंडल बन रही है वो बताएगा। सो मैंने खुद को 1.5 साल में ऐसे ट्रेन करा है ये देख के कि कैंडल का फ्लक्चुएशन देख के आई शुड बी एबल टू जज द गामा। इंटरेस्टिंग। गामा में गामा वामा कैलकुलेट नहीं करूंगा भाई, वो सब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो सब नहीं करना है। तो अगर आप यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए ये कैंडल जब बन रही है वो ऐसे 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 नहीं बन रही है, वो ऐसे 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 बन रही है विथ राइजिंग वॉल्यूम्स। व्हाट डज दैट टेल यू? लोग चिल्ला रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, मैंने दिया मुझे और ऊपर का चाहिए और ऊपर का चाहिए। दैट इज हाउ आई एम लुकिंग एट इट एंड आई एम एबल टू एडजस्ट माई पोजिशंस बेस्ड अपॉन दैट। मैं बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी करता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ। OTM स्ट्रैंगलिंग करता हूँ ऑप्शन सेलिंग में, which is one of the most basic, all strategies are related to that, but एकदम बेसिक OTM स्ट्रैंगलिंग करता हूँ एंड रिस्क मैनेज करता हूँ बेस्ड अपॉन मेरा रीडिंग ऑफ द चार्ट। बाकी मुझे कुछ भी नहीं देखना है, मुझे सिर्फ प्राइस देखना है, मुझे वॉल्यूम देखना है और उस हिसाब से मेरा पोजीशन एडजस्ट करना है। या जो भी लूजिंग साइड है उसको ऊपर शिफ्ट करो, जो विनिंग साइड है थोड़ा सा और क्रेडिट लो, यही करना है। और निफ्टी बैंक निफ्टी में निफ्टी एंड फिन निफ्टी कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मेजरली बैंक निफ्टी तो नहीं किया है कभी भी, बट अभी मिड कैप निफ्टी आ रहा है उसमें भी हम ट्राई कर रहे हैं। फिर सेंसेक्स भी आ गया उसमें भी ट्राई कर रहे हैं। अभी अगर बैंक निफ्टी मंडे मूव हो जाता है तो उसमें भी करेंगे। 5 दिन एक्सपायरी एंड रीजनेबल एक्सपेक्टेशन। मेरा एक्सपेक्टेशन है ही नहीं, ट्रेडिंग से पैसा वेल्थ बनानी है ही नहीं। ट्रेडिंग से सिर्फ एडिशनल रिटर्न जनरेट करना है जितना हो सकता है, रिस्क मैनेज करनी है, पैसा बनाना है। तो कितना डेल्टा का स्ट्रैडल बेचते? डेल्टा बेचते, हाँ, सॉरी। अभी देखिए अभी अगर मैं स्ट्रैंगल बेचूंगा तो आई स्टार्ट विथ प्रीमियम्स। मतलब अब अगर लो विक्स में मुझे पैसा बनाना है तो मुझे थोड़ा नज़दीक का ही बेचना पड़ेगा ना, मतलब कोई ऑप्शन है नहीं उसके लिए। मतलब एकदम ही दूर का बेच के पॉइंट नहीं है क्योंकि आपका रिटर्न कम बनेगा। बट कभी कभी ऐसे मार्केट सिनारियो जैसे जून मंथ इट वाज वेरी बैड, मतलब पैसा बनना बहुत डिफिकल्ट था। तो फिर मैंने हेजेस ही बेचना चालू किए क्योंकि हेजेस एक्सपेंसिव इतने थे। तो हेजेस बहुत बार सिर्फ हेजेस बेच के भी पैसा बना है। तो अभी डिपेंड करता है आपका मार्केट का कंडीशन उस टाइम पे क्या है। मतलब अगर 100 पॉइंट दूर वाला कॉल और पुट 2 रुपये में बिक रहे थे एट मार्केट ओपनिंग, तो आप क्या ही पैसा बनाओगे उसमें। और प्लस आप इतना रिस्क ले रहे हो। 100 पॉइंट गामा का 100 पॉइंट मूव तो ऐसे ही आ रहा है मार्केट में, ऊपर नीचे 200 पॉइंट का मूव तो ऊपर नीचे ऐसे ही आ रहा है। क्यों हो रहा है कि मार्केट में मूव आ रहा है लेकिन विक्स नीचे है? मार्केट में देखिए विक्स तो उस आप एक्सपायरी पे जब ट्रेड करते हो तो जो आपका विक्स है उसको मैटर नहीं करता है, ठीक है। बट जो क्या बोलते हैं आपको, जो पेन पॉइंट्स होते हैं ना, अगेन फर्स्ट प्रिंसिपल पे जो पेन पॉइंट्स होते हैं वो पेन पॉइंट सब लोगों का सेम हो गया है। मतलब अगर मैंने 100 पॉइंट दूर का स्ट्रैंगल बेचा है तो आधी जनता वहाँ पे है। तो मतलब जो भी ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं सब लोग वहीं पे बैठे हुए हैं। तो क्योंकि सबको पता है कि इसके ऊपर मैं लॉस नहीं ले पाऊंगा, सभी लोग एग्जिट करना चालू करते हैं तो मूव आता है। और वहाँ पे मूव होने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ अभी हो गया। अभी एक्चुअली में बेस न्यूज़ कुछ नहीं है, सेकंड लेवल थिंकिंग पे एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ नहीं, वॉर कुछ हुआ नहीं है। अगेन इट कम्स बैक टू मीन रिवर्ट्स and again the price comes back and again people start selling क्योंकि आपका पेन पॉइंट, नंबर ऑफ पीपल इन द मार्केट हैव इंक्रीज्ड, द पेन पॉइंट हैज रिमेन्ड द सेम। क्योंकि आप हर एक बंदे का लॉस लिमिट उतना ही रहने वाला है, उससे ज़्यादा कोई लॉस ले नहीं पाएगा। वो पेन पॉइंट ट्रिगर होने के बाद फ्रेंजी बाइंग होना चालू होती है, आपका मूव आता है और वो हमको जज करना है। वो मैं वही ट्राई करता हूँ, मुझे इससे जज करना है कि निकलने से पहले मैं निकल लूँ, वो पॉइंट आने से पहले मैं निकलूँ। दैट इज़ व्हाट माई जजमेंट अबाउट प्राइस एंड एक्शन इज। तो आप एक बार रिवाइज करते हैं, आप स्ट्रैंगल बेचते हैं एंड इट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम वैल्यू, इट्स नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डेल्टा कि आपको इतना मिनिमम प्रीमियम चाहिए अगर बेचना है तो लास्ट टाइम आपने बोला 2 रुपये का प्रीमियम था तो आपने नहीं बेचा होगा। नहीं बेचा, फिर मैं वेट कर रहा था स्पाइक के लिए, स्पाइक का वेट कर, स्पाइक का वेट किया, जब वो आया फिर उसमें बेच दिया। क्या एक्सपेक्टेड, कितना प्रीमियम का एक्सपेक्टेशन होता है? प्रीमियम का एक्सपेक्टेशन मेरा 10 पॉइंट्स तो मिले, 10 पॉइंट तो मिले एक्सपायरी में दोनों साइड में। हाँ दोनों साइड मिला के 10 पॉइंट मिले एक्सपायरी में। ओके एकदम। और अभी तो 10 पॉइंट भी नहीं रखा है। हाँ अभी तो 10 पॉइंट भी नहीं है, 10 15-16 वीक्स होगा तब 10-12 पॉइंट सोचेंगे। करेक्ट। तो हाउ डू यू एडजस्ट देन, अगर क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल भी तो होता है, तो ऊपर चला गया अगर, तो ऊपर जो कॉल बेचा हो उसको कैसे एडजस्ट करते हैं? तो वो तो मुझे बेचना है, लॉस बुक करना है और ऊपर वाले स्ट्राइक पे शिफ्ट करना है। अच्छा, तो ये कब, कितना फ्रिक्वेंटली? ये बहुत फ्रिक्वेंटली हो सकता है वॉलेटाइल मार्केट में, कभी कभी हो सकता है आपको कुछ करना ही नहीं पड़े।
अभी दैट इज व्हाट, आपको देख देख के आपको वो चार्ट बैठ जाएगा, मतलब आप अगर 1 साल करेंगे ना, यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। ये वाले जो है, जस्ट फॉर टेलिंग यू, ये 22 जून का ही है शायद, इट वाज अ वेरी वेरी बैड मूव। मेरा ठीक ठाक प्रॉफिट बना उस दिन, क्योंकि आप एडजस्ट कर रहे क्योंकि मैं एडजस्ट कर रहा था। बट ये आम आदमी को करना नहीं चाहिए नहीं क्या अभी? नहीं नहीं करना, मैं तो बोलता हूँ नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो सबको करना है, अभी पैसा वही बोलता है सब बनता है, क्या करे फिर? तो ये नहीं कर, उसके लिए हम लोगों ने डिस्कस किया ना, इतना कुछ है ना करने के लिए। अब वो सबसे मजा नहीं नहीं आता। ऑप्शन नहीं करना है, नहीं ऑप्शन करना है, ट्रेडिंग में नहीं मजा आता है, सब ब्रोकर लोग भी बोल रहे हैं ऑप्शन नहीं नहीं ट्रेडिंग ऑप्शन करो। ट्रेडिंग में, क्योंकि ब्रोकर का तो पैसा बन रहा है ना सर जी। वही हम बोल रहे हैं, तो सब बोल रहे हैं, एक्सचेंज भी तो बोल रहा है करो। नहीं, अगर आपके पास ऐसा कैपिटल है जो आपका कचरा हो गया तो भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आप वो करेंगे, नहीं तो ट्रेडिंग जो ऑप्शन से ट्रेडिंग नहीं करना है। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना है। ओके, दैट इज नॉट द वे। देयर आर पीपल हु आर डन दैट, बट अगेन लॉ ऑफ स्मॉल नंबर्स, आप कितना सैंपल साइज पे कितने लोग होने वाले हैं ऐसे। सो आर यू स्टिल गोइंग टू कंटिन्यू? Yes, I'm going to continue because I'm okay with losing that capital. ओके, एंड व्हाट इज दैट कैपिटल? 20%? हाँ, टोटल नेटवर्थ पे मेरा 1.75 1.8 CR लगा हुआ है। ओके, सो यू आर ओके विद दैट? I am completely okay with that. So this is what it is. अभी फर्दर वेल्थ के बारे में, इफ़ यू जस्ट वांट टू हैव अ लुक, इफ़ यू हैव गॉट ऑल मेनी लॉन्च पैड्स, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप कर पाएंगे, जैसे कि प्राइवेट इक्विटी, उसके लिए भी बहुत प्लेटफॉर्म्स है विच आई एम एक्सप्लोरिंग राइट नाउ, बट आई एम नॉट श्योर कितना वर्कआउट होगा वो। लेट्स वेंचर करके ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, यू कैन यूज़ दोस, एंड आपके पास ही अपॉर्चुनिटीज़ चल के आएंगी। अगर आपका एक नेटवर्क बन जाएगा एंड सम पीपल स्टार्ट नोइंग यू, आपके पास ही अपॉर्चुनिटीज़ चल के आएंगी। पैसा पैसे को जो खींचता है वो वाला है। कल ही मेरे को एक अपॉर्चुनिटी पता लगा, बड़ा फनी सा अपॉर्चुनिटी, बोलूं? बोलिए, बिल्कुल, हमको भी पता चले। ये जो पोकर गेम्स खेलते हैं ना, पोकर टेबल्स, तो पहले तो कसिनो होते थे ना, जो कसिनो ओनर पूरा कमाता था, आजकल पोकर टेबल भी बिक जाता है। ओ, तो आप पोकर टेबल खरीद लीजिए, यू आर द हाउस। यू आर द हाउस। गुड। जस्ट आई डोंट So नो। you are getting- कल मेरा एक दोस्त बोला था, मैं बोला ये सब कौन करता है बैठ के? वो करता है सब, ये अच्छा है, डब्बा मार्केट वही है ना? वही है। डब्बा मार्केट क्या बेसिकली है? यू ओन अ टेबल rather than owning a casino, you can own a You can table. own a table. Then कुछ दिनों में वो होगा, you own a game. Correct. पर गेम तुम्हारा ऑक्शन में you can participate. Yes, very good. So हम आपके डब्बे में पार्टिसिपेट करेंगे। मैं नहीं करता हूँ सर, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हर तरह से निकल के आ जाती है। You just need to have that Right, mindset of right. finding out new opportunities. Right. और Options trading was a good opportunity for Yes. last 3-4 years. yes, But now in a I lower think way- it is getting difficult. It is getting difficult. It was easier before. It is getting difficult. But again, मेरे हिसाब से वो भी फेज ही रहेगा, filtering out mechanism market का, and it should revert back to anything will revert back to normal. So the normal is what? VIX will define what is normal. VIX will define what is normal, and the moves will define what is normal. Comparative, as relation to the VIX, what are the moves that will define the normal. सही। मतलब आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 21 देखोगे, मेरे हिसाब से दोज आर नॉर्मल मंथ्स। ओके। मतलब ठीक ठाक पैसा भी बनता है, खराब दिन भी आते हैं, और आपको मैनेज करके ठीक ठाक हो जाता है रिटर्न आपका, बट राइट नाउ इज नॉट नॉर्मल एज पर मी। मेरा एक्चुअली टेक इसमें थोड़ा डिफरेंट है। मुझे लगता है कि एनी मंथ जिसमें सबका पैसा बनता है वो नॉर्मल मंथ नहीं है। ओके, अभी जो चल रहा है वो नॉर्मल मंथ है, जहाँ पर लिमिटेड लोगों का पैसा बन रहा है हाँ. और मैक्सिमम लोगों का पैसा लग रहा है। दिस इज नॉर्मल मंथ। that's fine. हाउ इज इट पॉसिबल मार्केट में सबका पैसा बन रहा है? नहीं, कितना बनता है वो डिपेंड करता है ना। क्वांटम ठीक है, कोई का 1 बनेगा, कोई का 100 बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपोजर। बट जो मंथ्स जहाँ बहुत अच्छा विक्स होता है, जहाँ मार्केट एकदम वही रहता है जो होना चाहिए, उसमें सबका पैसा बन जाता है। हमारे जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से, अगर मार्केट उसी हिसाब से बिहेव करे तो हम नॉर्मल मंथ बोलेंगे, जो गलत है हमारा एक्सपेक्टेशन। बट दैट इज नॉट द वेरी करेक्ट वे टू पुट इट। बट स्टिल अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतना पैसा बनना चाहिए और उतना बन गया, मेरे लिए अच्छा मंथ है वो। नहीं तो मैं क्या, नहीं तो माथा पच्ची कर रहा हूँ ना मैंने तो बैठ के, और कितना पर 2% बनाने के लिए इतना जून में मेहनत करनी पड़ी, बना क्या, 1.25% बना। 1.25% पर मंथ, मतलब इट इज वेरी हाई। 1.25% इज वेरी हाई, व्हिच यू आपने कैपिटल डाला ही नहीं है, आपने प्लेस किया शेयर खाली। तो इट इज वेरी हाई, उसमें कोई बात नहीं है। बट इफ यू सी बेटर मंथ्स, देयर हैव बीन 4-5% मंथ्स। तो आपका अगेन एंकर क्या है आपका टू गुड मंथ्स? योर एंकर इज 4% एटलीस्ट।
तो बट वो ऐसा जितना है मतलब दिस इज ऑल डिस्क्रिशनरी, मतलब इसके ऊपर मैं ये नहीं, मेरा टारगेट कभी होता नहीं कि मुझे 4% ही चाहिए, 5%। बट इसमें 1% भी महीने का बहुत बन है, गया एक्स्ट्रा बहुत तो है। क्या प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बिल्कुल तो नहीं। आपके लिए एडेड अर्निंग है। इसके लिए तो मेरा टारगेट है ही नहीं, ट्रेडिंग पे तो कोई टारगेट है ही नहीं, जितना बना है मेरा है, इतने दिन में इतना इससे ज़्यादा नुकसान होना ही नहीं है ना। हो अगर नुकसान हो रहा है तो दुकान बंद। तो टारगेट इज कि नुकसान नहीं होना चाहिए इतना, टारगेट इज नॉट कितना प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए ऑप्शन सेलिंग में, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑप्शन सेलिंग में बहुत इंटरेस्टेड है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेरा ये बोलता है कि मुझे पता है कि मुझे कितना पॉइंट लेना है। मैं अगर 10 रुपये का प्रीमियम बेच रहा हूँ तो मुझे पता है 10 ही रुपया मिलने वाला है, तो मैं खोने के लिए कितना रेडी हूँ, 5 पॉइंट। क्योंकि आपको आपका रिवॉर्ड पता है, तो आपको पता है कि आप कितना रिस्क कर सकते हो। तो 5 पॉइंट अगर नहीं बन रहा है, 5 पॉइंट का दिख रहा है MTM पे ना, मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है 70 आउट ऑफ 100 टाइम मेरे को मिलने वाला है। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव यार। सो किसी का क्वेश्चन? सॉरी, आपका क्वेश्चन था। सर आपका जो ये OTM स्ट्रैंगलिंग करते हो आप, तो इस पे आप एडजस्ट करते हो जब कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस शायद ब्रेक करता है, तो इस पे आप कुछ हार्ड स्टॉप रखते हो सिस्टम में या फिर सिर्फ एडजस्ट करते हो? एडजस्ट करते रहूँगा जब तक मेरा MTM जो मेरा हार्ड स्टॉप है, MTM जो मैंने डिसाइड किया है उस दिन के लिए, उस दिन का हिट नहीं होता, तब तक मैं एडजस्ट करते ही रहूँगा उसको। सर फ्लैश क्रैश आ जाएगा तो किसी दिन? हाँ, तो फ्लैश क्रैश आ जाएगा जिस दिन, तो मेरा एक वार डिफाइंड रहेगा, जो वैल्यू एट रिस्क बोलते हैं ना। जैसे कि अगर मैं 19,200 का कॉल बेचा है, तो मैं एक हेज बाय कर लूँगा 19,400 का, समझ लो 300 पॉइंट। समझो मेरा साइजिंग है 7,200 का साइजिंग है, तो 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए इन अ फ्लैश क्रैश, आई एम रेडी टू लूज बिकॉज आई अर्न मोर देन दैट। मतलब आप पुट पोजीशन लेके रखते हैं हर समय? हाँ, बाय पोजीशन, क्योंकि आपको उससे मार्जिन बेनिफिट भी मिलेगा और आपका वार रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। ओके। क्योंकि अगर मैं नेकेड पोजीशन रखूँ, मैं नेकेड पोजीशन भी रखता हूँ, ऐसा नहीं रखता हूँ, नेकेड पोजीशन भी रखता हूँ। अगर वो बहुत ओवरनाइट नहीं, ऑन दैट एक्सपायरी डे, अगर मुझे बहुत ही कम रिस्क लेना है, मुझे हेज बेचना है, तो फिर मैं उसके लिए ये नहीं करूँगा। पर इंट्राडे में कहाँ से फ्लैश क्रैश आएगा? कारगिल जब हुआ या जो भी आपका सीतारमन कैंडल हुआ, उसमें तो अगर क्या ही करोगे आप उतना, तो फ्लैश क्रैश आ ही सकता है। नहीं आएगा ये सोचना ही क्यों है, ये गलत है ना। ओके, आ सकता है, तो हमको पता ही नहीं क्या होने वाला है मार्केट में, वी आर ऑल सब तुक्के मार रहे हैं हम लोग। में तो 200 पॉइंट भी अगर फट करके मूव कर जाए वो भी क्रैश ही होगा। हाँ, तो हम स्टॉप लॉस भी रखना है, वो भी क्रैश, स्टॉप लॉस भी रखना है, और वार भी डिफाइन रखना है। और वार में उतना ही डिफाइन रखा जितना पैसा कमाया आज तक ऑप्शन सेलिंग में। तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे हूँ मैं। जितना 40 लाख रुपए कमाया समझो 1-1.5 साल में, जो भी अच्छा है, वही है लॉस लिमिट, मेरा मैक्सिमम लॉस वही होने वाला है। मेरे वार मेरा वैसे ही डिफाइंड है, साइजिंग और वार ऐसे ही डिफाइंड है, गया तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, आई एम स्टिल एट द सेम प्लेस, और ऐसा होने के चांसेस बहुत कम see, है। this is the thought process of financial independence. This is not Correct. what you are asking is more of कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मुझे कमाना है, तो मैं क्या करूँ? He's gone into that zone of कि मैंने अपना लाइफ सेटल कर लिया है, अब इससे जो भी आ जाएगा वो मेरे लिए एक्स्ट्रा है। करेक्ट। तो 40 लाख चला भी जाएगा तो इसको दुख नहीं है, क्यों मेरा था ही नहीं, आ गया चला वो तो हमने नया लॉन्च पैड बना रहे थे हम लोग, नया लॉन्च पैड बनाते बनाते ये बन गया, तो अभी मुझे वो प्रोटेक्ट करना है खुद को। प्रोटेक्ट कैसे करूँगा? वार डिफाइन कर दिया, इतना साइज बेच देंगे और उसका OTM स्ट्रैंगलिंग करेंगे, रिस्क मैनेज करेंगे। जॉब के साथ ये कुछ एल्गोस के थ्रू करते हो आप? ये नहीं, मेरा जॉब जैसा होता है कि आई हैव माई वर्क टाइमिंग्स इन सच अ वे कि आई गेट टाइम फॉर एक्सपायरी। जैसे मैं सुबह UK टाइम में काम करता था, आई यूज्ड टू वेक अप एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग एंड देन ट्रेड टिल एक्सपायरी, उसके बाद में आई यूज्ड टू वर्क। अब आपको आदत पड़ जाती है काम करने की, अगर स्टार्टिंग से आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो ना वर्क करने के लिए, तो यू गेट यूज टू इट, आपको कुछ लगेगा भी नहीं करने के लिए, इतना एफर्ट डालने के लिए। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़। और अभी एक जो चीज़ मैंने बहुत सुनी है, जो आई डोंट अग्री मे बी, है कि हम लोग जो भी पैसा बनाने के लिए सोचते हैं, तो वी लुक एट इट फ्रॉम अ गोल पर्सपेक्टिव। मेरे हिसाब से स्टार्टिंग ऑफ द पॉइंट जब हम करते हैं ना, तो गोल करके कोई पॉइंट नहीं होता है। गोल के लिए पैसा बचाना है या गोल के लिए इन्वेस्ट करना है एट द स्टार्टिंग ऑफ योर करियर, इट डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज जो बहुत लाइफ जो है हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स एडेप्टिव सिस्टम है। मतलब किस चीज़ की वजह से आपके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा आपको पता नहीं होता है, तो हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज? तो फर्स्ट थिंग इज कि आपके 2-3 स्ट्रीम्स बन जाए, 2 स्ट्रीम्स तो भी बन जाए, उसके बाद आपको इनफ की डेफिनेशन आनी चाहिए। तब तक आप इनफ की डेफिनेशन मत बनाओ, तब उसके बाद इनफ की डेफिनेशन बनाइए एंड देन यू कैन प्रोसीड। फिर आगे जो भी पाथ्स है आपके, व्हेन टू स्टॉप एंड व्हाई टू स्टॉप में, बट
if you want to read this, it is I don't think for this audience this is very क्यों ऐसी क्या बात है? or maybe whoever is watching, यहाँ तो 13 साल का भी है और 45 का भी क्योंकि यहाँ पे सब बाबा जी वाली बातें चालू हो जाती है, बट हाँ, बट एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये रियलाइज होने लगेगा कि दिस इज़ नॉट एवरीथिंग. मतलब एक पॉइंट पे आप आ जाएंगे कि हाँ ये इसका एंड तो है नहीं कहीं, बट एट द सेम टाइम द इम्पोर्टेंस टू मनी इट डज नॉट एंड, क्योंकि जो हमारे उपनिषद में लिखा है कि आपको गृहस्थ आश्रम में से जाना है तभी आप आगे पहुँचोगे, तो आपको गृहस्थ आश्रम का तो एक्सपीरियंस लेना ही है. तो जब तक आप पैसा नहीं बनाएंगे, जब तक आपके वो एस्पिरेशंस फुलफिल नहीं होंगे, तब तक आप वो फर्दर स्टेप पे ही नहीं पहुँचोगे. एंड दैट विल, क्योंकि आपके पास हमेशा दिमाग में रहेगा कि ये मेरा एस्पिरेशन अनफुलफिल्ड है, एंड यू विल कीप गोइंग इनटू दैट साइकिल. तो it is very important to make money so that you proceed into your next phase of life, and that is why financial independence is necessary. Super. मज़ा है. Very good यार. 36 year old and so much wisdom, so much learning. पुराना है, बहुत कुछ किया हुआ. I think you have been given genetically lot of things. Yes, I am very grateful to my family for that. Good. Yep. Thank you so much for coming all over and giving this amazing knowledge. I'm sure all of you who attended, you're getting a very new perspective. So let's give a round of applause to him. Thank you so much, guys. And I'm sure people who are attending also online are giving round of applause to you. And just keep on doing this great work of sharing the knowledge. Thank you. Yes, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इसके लिए तो आपने बुलाया इतने प्यार से, तो हमको तो आना था इसलिए. So sweet. This is the first time I'm maybe on whatever YouTube. Yeah, I think first time people are seeing you. Your Twitter handle was actually quite unique, which caught the attention. Yeah. And a lot of people actually were talking good things about you, so हमने आपको पकड़ लिया. तो आपका ट्विटर हैंडल क्या है बताइए वापस से. मारवाड़ी मनी करके मेरा ट्विटर हैंडल. मारवाड़ी मनी हैंडल. Now you know why we invited him. So that is anon. अभी तो anon रख के पॉइंट नहीं है. Maybe I'll put my name on it now. Yes. अभी anon रख के क्या पॉइंट ना है. यही रखिए, आप अपना फोटो डाल दीजिए. हाँ. Be proud of being a Marwadi. Yes, I am. Continue using that handle and speak good things. Absolutely. चलिए, good. Thank you. Thank you दोस्तों वीडियो देखने के लिए. Hope you are here till the end. यही बस विश करता रहता हूँ हर बार कि आप लोग लास्ट तक रहें, पूरा फ़ायदा उठाएं. नोट्स बनाइए, ट्विटर पे डालिए, इनको टैग करिए, हमको टैग करिए, सब कुछ करिए. ट्विटर एक्चुअली बहुत अच्छा माध्यम है रिलेशनशिप बिल्ड करने का, नेटवर्क बिल्ड करने का. लोग पूछते हैं हमेशा नेटवर्क कैसे बनाएं. जो इसको क्रैक कर लिया उसको लाइफ झिंगा लाला है. So try to find out good people you can connect with and build relationship with them, because everyone is hungry for knowledge and good people. Thank you. See you soon. Bye-bye. Take care. Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.